वो गवर्नेंस का पार्ट है। यहाँ पे हम सरकार के वीकनेस को हाईलाइट करेंगे, लेकिन पेसिमिज्म नहीं डेवलप करेंगे कि ये खराब है वो खराब है, बिकॉज यू वुड हैव टू राइट दिस पेपर फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट इन कंपैरिजन टू पेपर 1, 3 और 4। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट डिफरेंट लेके चलेंगे। अब एज यू नो स्टार्ट कैसे किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग नॉर्मली मैं हर सब्जेक्ट एक सिलेबस से स्टार्ट करता हूं कि एक्जैक्टली पहले सिलेबस के मायने समझ लें, बिकॉज सिलेबस एक ऐसी चीज है जो हमें बताएगा कि क्या क्या कवर करना है और क्या क्या मैं कवर कर रहा हूं, क्या क्या शायद आपको कवर करना है, ठीक। बट सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले और एक चीज हो सकता है मैं बीच में भूल जाऊं कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने पूरा का पूरा गवर्नेंस एटलीस्ट आज का जो टॉपिक है उसे अरेंज किया है, तो जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूं, इफ आई एम फॉरगेटिंग प्लीज एंश्योर मुझे रिमाइंड कर देना चैट के अंदर कि सर स्क्रीनशॉट रह गया, क्योंकि बिफोर आई स्पॉइल द अरेंज्ड ऑर्डर हियर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। लगभग 20-22 स्लाइड्स होगी जो आज कवर करने की कोशिश करेंगे हम, जितनी पॉसिबल होगी। लेट्स सी, मेरा गोल आज ये है सिलेबस, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, और कल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो आज माय टारगेट इज टू एटलीस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द एपोस्टल्स और द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ गुड गवर्नेंस, होता क्या है, सिस्टम क्या है, एक्सेट्रा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एटलीस्ट मेकिंग यू अवेयर कि जीएस के अंदर 4 पेपर है, चारों के मेन पर्सपेक्टिव्स जो हैं, पेपर के अंदर आंसर लिखने के जो नजरिए रहेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। तो प्लीज डोंट अज्यूम कि आपने एक अप्रोच डेवलप कर लिया वो सारे पेपर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। पेपर 1 के अंदर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से रखते हो या लिखते हो, हमेशा याद रखना, बिकॉज़ ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसा है कि किसी का पर्सपेक्टिव नहीं है, जो एक फैक्चुअल बेसिस पे चल रही है चीजें उसी को आपको लिखना है। बट जो सोसाइटी वाला पार्ट है वहां पे जो भी क्वेश्चंस आए विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू एम्पावरमेंट और विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फिनोमेना प्रेजेंट इन योर सोसाइटी, ध्यान रखना है कि सोसाइटी के नजरिए, समाज के नजरिए से लिखना है, ना कि कोई सरकार, ना कि कोई एथिकल, ना कि कोई एफिशिएंसी, इन प्रिंसिपल्स को ज्यादा तवज्जो देना। यस, इनकलकेट करना, उधर कोई गालियां नहीं निकालनी है सरकार को, वहां पे वो राइट नहीं होगा, एग्जाम क्रैक करना है हमें। बट प्लीज मेक श्योर थोड़ा समाज के पर्सपेक्टिव से मेजर एम्फसाइज होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम पेपर 2 में एंट्री मारते हो, यहां पे एक ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से लिखना है तुम्हें। अज्यूम योरसेल्फ एज एन आईएएस, आईपीएस और एटलीस्ट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, देन राइट द आंसर। पेसिमिज्म नहीं दिखना चाहिए यहां पे, अरे ये खराब हो रहा है, ये स्कीम खराब कर रही है, आगे कोई होप नहीं है, नहीं। हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इफ यू वांट टू हाईलाइट एंड इफ देयर इज अ डिमांड हियर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम पुट अ वे फॉरवर्ड, पुट अप ए पिक्चर जहां पे आपके पास होप है कि इस चीज को सुधारा जा सकता है। ये सिर्फ गवर्नेंस में नहीं, ये इंडियन पॉलिटी में भी अडॉप्ट करोगे आप, आईआर में भी अडॉप्ट करोगे, या फॉर दैट मैटर पेपर 2 के अंदर जो सोशल जस्टिस का पार्ट है, वल्नरेबल सेक्शंस है, उसमें भी यही अप्रोच रखना दैट यू आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ ब्यूरोक्रेट एंड देन राइट दैट पेपर सो दैट यू लार्जली एनालाइज अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एस्पेक्ट बट आल्सो आर हैविंग इन माइंड द वे फॉरवर्ड कि आगे इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई जाती है, यहाँ पे सॉल्यूशन मेजर एम्फसाइज होना चाहिए। जैसे ही तुम पेपर 3 में आते हो, पेपर 3 में हर आंसर, हर इवैल्यूएशन, हर एनालिसिस, हर डिस्कशन आपको एक चीज एसेंस में पकड़ के चलना है, उसके ऊपर नापना है या उसके ऊपर मेजर करना है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, दैट इज योर एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ पे पेपर 3 में इकोनॉमिक्स डोमिनेट करता है। आप किसी भी चीज का जब चाहे वे फॉरवर्ड दो या फिर उसकी एनालिसिस करो तो उसके कॉस्ट बेनिफिट पे एनालिसिस करो। सपोज आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है, अब 1 लाख करोड़ रुपए फ्रीबीज दे दें, वो राइट पॉलिसी नहीं मानी जाएगी कि इस पेपर 3 में लिखूं तो मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स कम होंगे, उसके लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं, मे बी टू द डेमोक्रेसी, मे बी टू द सिस्टम, मे बी टू द पीपल और मे बी टू द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे हर चीज का नाप होता है एफिशिएंट कितनी है, क्या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, तो उसको आंख बंद करके फेवर में डालो, अगर किसी ने रेकमेंड किया हो या किसी ने नहीं किया हो, डजंट मैटर, फोकस ऑन द गोल ऑफ एफिशिएंसी। द टाइम यू कम टू द पेपर 4 ऑफ जीएस, जो एथिक्स हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया होगा किसी डाउट सेशन के अंदर, मैंने जब शायद मैंने इंडियन सोसाइटी पढ़ाई होगी, यहाँ पे मेजर फोकस होना चाहिए स्पिरिट ऑफ लॉ। ये 4 थंब रूल हमेशा फॉलो करना, चाहे जिस जगह टेस्ट सीरीज लिखनी हो। एसेंस मतलब कोर ये होना चाहिए हर आंसर का। इसके बाद जो आपको गार्निशिंग करनी है हर पेपर में वो आपके ऊपर है, बट मेक श्योर सोसाइटी पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एफिशिएंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एंड फाइनली द स्पिरिट ऑफ लॉ पर्सपेक्टिव्स, जहां पे लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस स्कीम के, उस लॉ के, उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्पिरिट ऑफ लॉ होनी चाहिए। और स्पिरिट ऑफ लॉ आपको बहुत अच्छे से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मिलती है, या फिर एटलीस्ट उसके जो मोटिव है, जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट पूछा गया है उसका मोटिव फुलफिल होना चाहिए। चाहे कुछ प्रोसीजर ऊपर नीचे हो चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उस स्कीम का मोटो प्रोसीजर को फॉलो करना नहीं है, अल्टीमेटली उसका मोटो है उस स्कीम से बेनिफिट देना लोगों को। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिकॉज कुछ बच्चों को शायद ऑडियो वीडियो में इशू आ रहा है, अगर बाई चांस आ रहा है प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो गाइस, बिकॉज दैट्स एट द बेस्ट आई कैन से यू फ्रॉम माय साइड, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ें तो जीएस पेपर 2 में ये थंब रूल फॉलो करोगे, याद रखना पेपर 2 का है सर, पेपर 2 में ये थंब रूल फॉलो करोगे, हाईलाइट द वीकनेस बट डू नॉट बी क्रिटिक अलोन। सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना इधर, अरे गुड गवर्नेंस नहीं है, अरे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फेलियर है, अरे आरटीआई फेलियर है, अरे ओएसए खराब है। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसे सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो, बिकॉज क्रिटिक क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर क्रिटिक आता है, वो मूवीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हाईलाइट करते हैं, अरे ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। आपको क्रिटिक नहीं बनना है पेपर 2 में, आपको प्रॉब्लम जरूर हाईलाइट करनी है बट उसके साथ सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको समाज या अगर आपको देश, अगर आपको सरकार आईएएस ऑफिसर बनाती है तो आप ना के कैपेबिलिटी रखते हो उनके अंदर इश्यूज जो है उन्हें समझने की, बट कैपेसिटी भी रखते हो उनको रिजॉल्व करने की, उनका सॉल्यूशन देने की। तो प्लीज मेक श्योर हर एस्पेक्ट में सॉल्यूशन होने चाहिए आपके। तो इसलिए एक थंब रूल माना जाता है पेपर 2 के अंदर, हालांकि ये 100% वैलिड नहीं है, थंब रूल है तो अंडरस्टैंड सिचुएशनल है, कि 99% पेपर 2 के अंदर कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड से होना चाहिए।
बट अगेन हर जगह मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा इसको, बट एटलीस्ट फंस जाओ तो ये बात याद रखना आज की कि वे फॉरवर्ड लिख दोगे, आपका कंक्लूजन बहुत अच्छे से बन जाएगा और पेपर 2 का जो एसेंस है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपने पेसिमिज्म नहीं रखा, आपने ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखी, आपने प्रॉब्लम बताई तो उनका सॉल्यूशन भी साथ में दिया, प्रॉब्लम बता के छोड़ नहीं दी। अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा रिस्पांस कर लो यार। अब आते हैं सिलेबस में। कौन बताएगा सिलेबस पेपर 2 का क्या है? अगर मैंने इंडियन सोसाइटी वाले पढ़ाई है तो तुम्हें काफी तैयारी करते हुए टाइम हो गया होगा। हैंड रेज कर लो, कौन बताना चाहेगा पेपर 2 का सिलेबस गवर्नेंस का सिर्फ? एनी आइडिया, एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पेपर 2 डेवलपमेंट प्रोसेस? चलो कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, इंटरैक्ट कर लेते हैं एक बार। आदित्य कुमार सिंह, आदित्य रिकमुन किमुन, पता नहीं सर, ये तो राइट आंसर नहीं है ना। आदित्य, आदित्य मेरा वॉइस ऑडिबल है गाइस? आदित्य आपको वॉइस आ रही है? गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब यार इंडियन सोसाइटी से कुछ समझे नहीं ना, कोई बात नहीं है, कुछ चीजें शायद टीचर नहीं समझा सकता, कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी, मे बी, कोई बात नहीं है। आज एक ऐसा डायग्राम बना के देता हूं, अगले 10 मिनट में आपका सारा गवर्नेंस खत्म कर दूंगा, आई अश्योर यू दैट। शिद्दत से इस पूरे डायग्राम को समझना। इन 10 मिनट्स योर एंटायर सिलेबस वुड बी फिनिश्ड। अब उसके बाद में मुझे उनके अंदर सिर्फ डिटेल और खांचे फिल करने हैं। अब ध्यान से समझो सिलेबस क्या कह रहा है, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो चीजें यार। हेलो, हु इज दिस? गवर्नेंस पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के हैं, अगर मैं क्वालिटी बेसिस पे करूं ना कि सिस्टम और स्ट्रक्चर बेसिस पे करूं। एक चलो सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। 2 मेजर टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, एक जिसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, एक जिसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इस डेमोक्रेसी में 2 तरीके से गवर्न किया जा सकता है गाइस, एब्सोल्यूट अटेंशन प्लीज। 2 तरीके से गवर्नेंस या गवर्न किया जा सकता है। एक बैड गवर्नेंस। अब ये बैड क्या होता है देखते हैं। एक गुड गवर्नेंस। बैड की कोई डेफिनेशन नहीं है, बैड वो हो जाता है जो ये नहीं है। अब गुड गवर्नेंस कैसे समाज में आया जाए, हाउ डू यू मेक द गवर्नेंस गुड गवर्नेंस? इस गुड गवर्नेंस को हासिल करने के लिए दूसरी चीज जी इज गुड गवर्नेंस। ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में कभी भी गुड गवर्नेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। नो इफ्स नो बट्स, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पे। क्लियर? गुड गवर्नेंस जो है इसको करने के लिए, ऐसी गवर्नेंस होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा पीपल्स पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक सिस्टम में दोनों टाइप की गवर्नेंस पॉसिबल है। गुड गवर्नेंस तब आती है डेमोक्रेसी में, ध्यान से पहले डायग्राम समझो देन आई विल एक्सप्लेन इट कि सिलेबस कहां पे है। गुड गवर्नेंस ये दोनों चीजें हैं तो ही पॉसिबल है, इनमें से एक भी पिलर अगर मिस करता है तो दैट्स नॉट अ गुड गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है? अब अच्छा दिव्यांजन लिंका वी वांट दीपांशु सर गवर्नेंस, यू कैन रिक्वेस्ट टू द स्टडी आईक्यू आप दीपांशु सर से अगर पढ़ना चाहते हो। इनफैक्ट इट विल बी बेटर फॉर अस, एटलीस्ट फॉर मी एज वेल, टू एटलीस्ट शेड माय लोड एज वेल। सो आई पुट दिस वर्ड एज वेल टू द स्टडी आईक्यू टीम कि अगर इफ दीपांशु सर इज देयर तो इट्स बेटर कि आई थिंक पीपल वुड बी मोर सैटिस्फाइड हियर। ठीक है? तो इनफैक्ट इवन आई वांट यू टू लार्जली टेक द क्लास फ्रॉम दीपांशु सर। मैं आज ही रिक्वेस्ट करूंगा इमीडिएटली आफ्टर क्लास, रेस्ट अश्योर्ड, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है? अब 2 तरीके से गुड गवर्नेंस होती है, बट आज तो शायद मैं क्लास लूंगा, कल शायद सर आके पढ़ा देंगे आपको। अब इन 2 तरीके से गुड गवर्नेंस की जा सकती है। पहली चीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ चीजें की गई, जिसमें सबसे पहले आता है सिटीजन चार्टर, सेकंड आता है आरटीआई, थर्ड ई गवर्नेंस, और फोर्थ रिफॉर्म्स। अब इस रिफॉर्म्स के अंदर देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। फुल नहीं लिख पाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। जेआर इज फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, ईआर इज फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स, पीआर इज फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। कमिटी सिस्टम्स बनाए गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ। लास्ट वन इज सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। ये वाला पढ़ोगे आप इंडियन पॉलिटी में, ये वाला पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी में। इसका एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस में पढ़ते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वाला, नॉट 50 वाला।
सिविल सर्विसेज आप गवर्नेंस में पढ़ोगे, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज कमीशंस है, यहां पे जहां पे स्पेसिफिक आपका जो टॉपिक है इधर सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। यहां तक तो कहानी आ गई आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे लाई गई इंडिया में, ये कुछ चीजें हैं और ये वाली कुछ चीजें हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कपल्ड विद दिस, ये तभी पॉसिबल है जब लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो ये अपने आप में डिपेंडेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन पे। पीपल्स पार्टिसिपेशन कब पॉसिबल है, मैं नेक्स्ट में बना दे रहा हूं ये, बट आप कंटिन्यू करना इसके नीचे। When is people's participation possible? People's participation is possible जब लोगों का वेल बीइंग इंश्योर किया जा सके। वेल बीइंग का मतलब अच्छी शिक्षा दी जा सके। I'll repeat the, I'll take the screen, एक बार ले लेना वापस स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा वो, बट एक बार मैं डायग्राम कंप्लीट कर लूं। अच्छी शिक्षा उनके पास हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज उनके पास हो, उसे बोला जाता है वेल बीइंग। लोग कब पार्टिसिपेट करेंगे चीजों में, जब उनकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो सके पहले तो। बिकॉज़ अगर वो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या किया जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, फ्रीबीज और लेबरी कल्चर्स होते हैं, एजुकेशन नहीं होती है तो कास्टाइजेशन और पॉलिटिक्स होने के चांसेस है, रिवाइवलिज्म हो सकता है। वैसे ही अगर हेल्थ अवेलेबल नहीं होती है, then a healthy mind rests in a healthy body. कहीं ना कहीं people when they're busy in fulfilling, when people are busy meeting their ends meet, they would not largely be concerned about the larger welfare or governance mechanisms. लोग तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उनकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो, तो उसे एक वर्ड बोला जाता है वेलबींग इंश्योर कराना पड़ेगा। अब इस वेलबींग को सरकार ने कैसे इंश्योर कराने की कोशिश की है, इधर दो स्टेप पे प्रोसीजर्स लिए गए हैं। एक ग्रुप लेवल पे हम वेलबींग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम वेलबींग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप लेवल के अंदर हम देखते हैं वेलबींग कैसे इंश्योर किया गया। सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये ग्रुप लेवल पे हमने कुछ ऐसी चीजों को भी प्रमोट किया जिससे कहीं ना कहीं वेलबींग इंश्योर हो, लोगों का वेलबींग इंश्योर होगा तो पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा। और इंडिविजुअल लेवल पे सरकार ने क्या कदम उठाए, हमने पॉवर्टी के स्फीयर में एक्शंस लिए, हमने एजुकेशन के स्फीयर्स में एक्शन लिए और हमने हेल्थ के स्फीयर्स में एक्शंस लिए। पूरा गवर्नेंस का सिलेबस टॉप टू बॉटम इन दो डायग्राम में है। पहला डायग्राम बता दे रहा हूं। गवर्नेंस, सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस फर्स्ट। डन, इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, कंटिन्यू द डायग्राम। दोनों फ्लो चार्ट में आपके पेपर 2 के दो बड़े-बड़े टॉपिक्स का सिलेबस है। पहला पार्ट स्टार्ट किया जाता है गवर्नेंस के मीनिंग से, सेकंड पार्ट गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के अंदर आप गुड गवर्नेंस डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो मेंशनड है उसके नीचे पढ़ी जाती है ये सारी चीजें जो कवर करेंगे। साथ ही साथ में पीपल्स पार्टिसिपेशन, यहां आता है आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस। सिविल सर्विसेज उसके नीचे इंक्लूड हो गया रिफॉर्म्स वाले के पार्ट में। और ये वाला पूरा पार्ट जो इंडिविजुअल का है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर गवर्नेंस के इमीडिएट सिलेबस में देखोगे सोशल जस्टिस। अब अगर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हाउ टू एंश्योर गुड गवर्नेंस, कैन यू राइट द आंसर नाउ एंड हियर कि गुड गवर्नेंस इंश्योर करने का तरीका क्या है, अभी के अभी आंसर लिख सकते हो आप। गुड गवर्नेंस के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए कि आपके पास पॉइंट्स है, एटलीस्ट ऑब्वियसली अंदर की अंडरस्टैंडिंग शायद अभी नहीं हो फिलहाल, बट क्या आपके पास स्ट्रक्चर मिल गया कि गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर की जा सकती है। और दूसरी चीज, वे फॉरवर्ड के अंदर गुड गवर्नेंस में 99% स्टूडेंट्स, जब मैं ऑफलाइन में ये गवर्नेंस पढ़ाता था, हमेशा वे फॉरवर्ड में एक चीज होती थी, ब्यूरोक्रेसी में ये करो, पॉलिटिक्स में ये करो, एडमिनिस्ट्रेशन में ये करो। क्या अब एक वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो कि गुड गवर्नेंस के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप सोशल जस्टिस वाला पहलू गवर्नेंस के अंदर वे फॉरवर्ड में इंक्लूड कर सकते हो टू ब्रिंग दैट इंटीग्रेशन इन योर सिलेबस व्हिच यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट। इज इट पॉसिबल नाउ कि ये सोशल जस्टिस का एक एस्पेक्ट इंक्लूड करना है आपके गुड गवर्नेंस के वे फॉरवर्ड में, कि जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिस्टम चाहे कितना भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो गुड गवर्नेंस नहीं पॉसिबल हो सकता। सो दीज आर मिनिमम बेसिक प्रीरेक्विजिट्स व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड इफ द सिस्टम नीड्स टू बी ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब अगर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी में आता है तो क्या एक पॉइंट आप गुड गवर्नेंस का इंक्लूड कर सकते हो, अगेन इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन आरटीआई या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है तो क्या एक कंट्रीब्यूशन आरटीआई का गुड गवर्नेंस इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आरटीआई के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्या एक पॉइंट ये इंक्लूड कर सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है, और क्या दूसरा पॉइंट ये इंक्लूड कर सकते हो कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा रहा है क्या। सिलेबस इतना इंटरकनेक्टेड है, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए चीजों को इंटरकनेक्ट करने की। सो द पॉइंट इज गुड गवर्नेंस सरकार नहीं ला सकती है, सिर्फ गुड गवर्नेंस के लिए गुड सिटीजंस भी होना चाहिए। Because until and unless the citizens are not smart enough, the smart governance which second ARC recommended is no value at all. Because if the citizens are smart, if the governance remains smart, and if the governance is smart, then you follow the principles of good governance. Is the dot point clear? अरे ठीक है भाई, कल दीपांशु सर आ जाएंगे, रिलैक्स, मैं इंश्योर करूंगा आ जाएंगे। और बताओ, मुझे टाइम फ्री चाहिए यार, आई एम रियली नॉट फ्री। ठीक है, दिस इज माई थर्ड क्लास टुडे, सो आई विल बी हैप्पी इफ द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। क्लियर विद दिस? अब आगे बढ़ते हैं। पूरा सिलेबस तुम्हें समझ में आया, और सिलेबस वो है, धीरे धीरे कवर करेंगे उस पार्ट को। सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम दे रहा हूं,
अगर लाइफ में कभी लिख लिया ये आंसर के अंदर, वर्ल्ड में जहां आंसर राइटिंग करो कर लेना, बस ये स्लाइड याद रहनी चाहिए तुम्हें। ऑल द आंसर्स ऑफ गवर्नेंस इज देयर इन दिस स्लाइड। तुम जो मर्जी है वो क्वेश्चन उठा लो, इस स्लाइड में एटलीस्ट वो एक पॉइंट मिल जाएगा। पूरा आंसर नहीं बन सकता यार, बट प्लीज मेक श्योर कि इसको जरूर एक बार अच्छे से समझो। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा, अभी मैंने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ टच अप किया है सिलेबस को। अब गवर्नेंस को स्टार्ट करने के पहले ना ये गवर्नेंस माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। व्हाट हैज बीन द इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया? क्या इवोल्यूशन रहा, क्या लगता है? कोई इवोल्यूशन बता सकता है मुझे? क्या रहा इवोल्यूशन? कविता, यस कविता, टेल मी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग कविता, कैन यू टेल मी कि इवोल्यूशन, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, व्हाट हैज बीन द इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस? हमने शुरू कहां से किया और आज हम कहां पे खड़े हैं? अगर ये इवोल्यूशन तुम्हें डिस्कस करना पड़ जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इवोल्यूशन है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अनुपा त्रिवेदी। अनुपा त्रिवेदी, ओके। सर इवोल्यूशन में जो हुआ वो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो गवर्नेंस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पर्टिकुलर अर्थशास्त्र से, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर का। नहीं एक्चुअली उस पे आऊंगा मैं, गुड गवर्नेंस वाले पार्ट में। फिलहाल हमें गवर्नेंस तब से हो सकता है जब हमारे हाथों में आई गवर्नेंस, जो टेक्निकली इंडिपेंडेंस के बाद में आई। पहले हमारे हाथ में गवर्नेंस था ही नहीं, ब्रिटिश के हाथ में गवर्नेंस था, कुछ राजा महाराजाओं के हाथ में गवर्नेंस। अब ये टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। 47 से कैसा रहा? कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। अब ये पॉइंट अच्छे से फिट करना माइंड में। प्लीज म्यूट कर लेना अनुपमा, आई एम सो सॉरी। अगर 1947 से मैं जस्ट एक रफ डिवीजन करूं चीजों का ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स, यू वुड सी इन 1947 द ओनली फोकस ऑफ द कंट्री वाज कि लेट्स हैव आवर ओन गवर्नेंस। द गवर्नेंस ऑफ इंडिया शुड बी इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस, इट शुड नॉट बी रूल्ड बाय एनी कॉलोनियल मास्टर और एनी फॉरेन रूल। तो अल्टीमेटली हमारा जो 47 के आसपास अल्टीमेट मोटिव था जो फ्रीडम स्ट्रगल से चला, सिर्फ गवर्नेंस का था। हमारे हाथ में आ जाए गवर्नेंस, चाहे वो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात कर लो, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर गवर्नेंस की बात करो, कि वी शुड मैनेज आवर ओन रिसोर्सेस, आवर ओन कंट्री। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, ब्रिटेन के अंदर भी चेंजेस आई, वेस्टर्न गवर्नेंस में चेंजेस आई, न्यू पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आता है, एनपीएम आता है, विल नॉट गो टू पार्ट ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं 1990 से एक शुरुआत होती है जहां पे कॉइन किया गया टर्म गुड गवर्नेंस। तो 1990s में जब वर्ल्ड में ये सारी चीजें चेंज होने लगी तो धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगा फ्रॉम 1990s ऑनवर्ड्स। नाउ mere governance was not considered as sufficient, we now wanted to have a good governance। ये क्या है आगे देखेंगे। लेकिन फिर समाज में चीजें बदली और प्रोग्रेस हुई सोसाइटी के अंदर, और टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई कि सिस्टम के अंदर अब सिर्फ गुड गवर्नेंस नहीं चाहिए था, अब और हायर डिमांड होने लगी। क्यों? यहां पे आपका आईटी आ जाता है जिसे आप ई गवर्नेंस बोल सकते हो। तो अगर सिंपल लेवल पे लिखना है एवरेज मार्क्स वाला तो आप लिखो ई गवर्नेंस, और अगर इस मार्क से थोड़ा सा एक मार्क ज्यादा चाहिए तो सेकंड एआरसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लेड टू स्मार्ट गवर्नेंस। आऊंगा ई गवर्नेंस में तो बताऊंगा, बट यहां पे ध्यान रखना सेकंड एआरसी की ई गवर्नेंस की रिपोर्ट में ये क्लियरली बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये गुड गवर्नेंस से सिस्टम को ट्रांजिस्ट करके स्मार्ट गवर्नेंस तक ले आया। अब ये स्मार्ट एक्रोनिम है किस चीज का? एस इज फॉर सिंपल, एम इज फॉर मोरल, A is for accountable, R is for responsive and T is for transparent। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, द सिस्टम के अंदर सिर्फ गुड गवर्नेंस वाज नॉट कंसीडर्ड एज सफिशिएंट। नाउ पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग स्मार्ट गवर्नेंस, व्हिच और दिस वर्ड इज यूज्ड बाय सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट हो तो 15 की 15 रिपोर्ट पढ़नी ही पड़ेगी, उसमें एक रिपोर्ट है ई गवर्नेंस की, उसमें से मैंने निकाला है। लेकिन 2000 के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि शायद डिमांड और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, चीजें शायद और बेहतर होने लगी, सिटीजन ज्यादा अवेयर होने लगे, सिटीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। हम आज सिर्फ सर्विस नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए थी। एक टाइम था जब सिर्फ सर्विस इंडियन से चाहिए थी, एक टाइम था कि क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए थी, एक टाइम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस एट द रिड्यूस्ड कॉस्ट एट द कंफर्ट ऑफ माय होम चाहिए मुझे। और आज एक टाइम और आगे आया जहां पे अगर मैं नीति आयोग को यूज करूं तो परफेक्ट इवोल्यूशन पता चलता है, जहां पे नीति आयोग ने 2019 या 20 के आसपास एक व्हाइट पेपर निकाला जिसमें था मोबाइल गवर्नेंस। हो गया इवोल्यूशन। We started with the governance, we moved toward good governance, we further enhanced our governance to electronic governance, and this web-based governance today has become app-based governance. As Niti Aayog clearly says that it's time to shift from e-governance to m-governance. कोई कहानी लिखी हमने, हर किसी चीज में एक रिपोर्ट है हमारे पास to show that this has been the evolution of governance in India.
अब अगर आप इस तरीके से चीजों को समझते हो तो होता क्या है, चीजें हमेशा परमानेंटली माइंड में फिट हो जाती है, क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर पकड़ लिया चीजों का, और आपने पूरी बेसिक जब पकड़ ली तो इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू ग्रास्प दिस अप। अब और एक हाई लेवल पे लेके जाऊं इस ड्रामा को, तो एक और तरीका इस क्वेश्चन को लिखने का, और लेटेस्ट करंट अफेयर डालूं इसमें, तो 2022 सितंबर, दैट इज 4 मंथ्स 5 मंथ्स डाउन द लाइन, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने ईपीडब्ल्यू के अंदर, जहां पे उन्होंने बात की एंगेज्ड गवर्नेंस की, कि आज सिर्फ सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस होनी जरूरी नहीं है, सिर्फ सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, सिटीजन को कंटीन्यूअस बेसिस पे एंगेज रखे वो गवर्नेंस होनी चाहिए। देयरफॉर इट्स टाइम फॉर अस टू मूव बियॉन्ड द मैट्रिक्स ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस टू एंगेज्ड गवर्नेंस। ये स्मार्ट प्लस क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्रोनिम बनाया हुआ है, इट्स नॉट देयर इन एनी डॉक्यूमेंटेशन, सो इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस यू कैन अवॉइड इट। क्योंकि कई बार नोवेलिटी ना किसी बड़े आदमी ने बोली हो तभी आए, जरूरी नहीं है, आपके पास भी एक दिमाग है जो आप सोच सकते हो। तो स्मार्ट गवर्नेंस जब सेकंड एआरसी ने बोला, तो जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहा था, बिकॉज़ दैट हैज आल्सो बीन वन ऑफ माय ऑप्शनल एंड दैट्स द ओनली रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर, अब तो हम लोगों ने एक एक्रोनिम बनाई, स्मार्ट प्लस लिखेंगे, एंड दिस प्लस अगेन स्टैंड्स फॉर, जितनी ई गवर्नेंस की वीकनेस थी ना, हमने इसको एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। बट एज ऑफ नाउ प्लीज थोड़ी सी वेट करो, इसको ई गवर्नेंस में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये स्लाइड जरूर एक लिख लेना आप, कि P is for participation, L is for lean governance, U is for universal governance, S is for smart governance। और ये S वाला पार्ट आज मैं अप्लाई करूं तो एक किताब आती है 21 lessons from 21st century, युवा नोएल हरारी, उससे मैंने इस S को मॉडिफाई किया और बोल दिया इधर स्मार्ट गवर्नेंस, और व्हाट यू कॉल एज सेल्फ लर्निंग गवर्नेंस। क्यों? आज AI का टाइम है, एक डायमेंशन आना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। हम चैट जीपीटी जैसे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, और ये आंसर में जब लिखोगे इस लेवल की करंट की डेप्थ होगी, कहीं कटने का सवाल ही नहीं है मार्क्स, बिकॉज आपने सिर्फ सेकंड ईआरसी नहीं पढ़ा है, आपने सेकंड ईआरसी पढ़ के अपना दिमाग भी लगाया प्लस के अंदर। बट ये प्लस फिलहाल एक बार साइड में रखो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो कल कवर करूंगा उसके अंदर करूंगा। प्लस का फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, P इज फॉर पार्टिसिपेशन, L इज फॉर लीन, मैकेनिज्म लीन होनी चाहिए, क्यों कल देखेंगे। U इज फॉर यूनिवर्सल, S इज फॉर सेल्फ लर्निंग। इसको मैंने ऐड किया बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज सोसाइटी के अंदर काफी लेवल तक चल रही है। तो प्लीज मेक श्योर ये लिख सकते हो अगर आपकी चॉइस है, नहीं तो इसको कट करके सीधा एंगेज गवर्नेंस पे आओ जहां पे एक आर्टिकल मिलता है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ गवर्नेंस का। अब क्वेश्चन आता है गवर्नेंस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ, प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं गाइस, एक ले लेना स्क्रीनशॉट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, कोई बताना चाहेगा क्या होता है गवर्नेंस? दिस इज फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट माय सिलेबस। गाइस इसमें लिख दो ना, सबको अनम्यूट करने में बहुत टाइम चले जाएगा, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। चलो एक काम करता हूं, गवर्नेंस का मीनिंग बताता हूं और उसके बाद ये वाला आंसर आप देना। ये मैं पूछ लूंगा आपको अगर किसी को बताना है तो। गवर्नेंस का एक सिंपल मीनिंग है, गवर्नेंस रेफर्स टू कंट्रोल, ensuring control and operation over resources. Governance is the mechanism of ensuring control and operation of resources. अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, प्लीज ध्यान से समझना। Is the term governance political in nature? क्या गवर्नेंस पॉलिटिकल होता है? अगर डेफिनेशन देखें हम, गवर्नेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंश्योरिंग कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या सिर्फ स्टेट के लेवल पे ही होता है, या आपकी यूपीएससी के अंदर भी आप रिसोर्सेस कंट्रोल करते हो और ऑपरेट करते हो? क्या फैमिली के अंदर भी एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म है? क्या आईआर के अंदर गवर्नेंस का मैकेनिज्म है? क्या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी गवर्नेंस का मैकेनिज्म है? और अगर हर जगह मैकेनिज्म है तो इज द वर्ड गवर्नेंस नेसेसरीली पॉलिटिकल? पॉलिटिकल इन द सेंस इज इट नेसेसरीली कनेक्टेड विद स्टेट? क्या सिर्फ स्टेट से कनेक्टेड है ये? डेफिनेटली नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिकॉज the governance has to exist in every sphere. The very basic meaning of governance, which refers to control and operation over resources, in itself is not just connected with the state resources. Rather, हर sphere में governance होता है। ध्यान से समझना। क्या इकोलॉजी के अंदर ऑटोमेटिक गवर्नेंस है क्या? साइबर आपने पढ़ा होगा, होम्योस्टैटिस,
इकोलॉजी के अंदर ऑटोमेटिकली गवर्न करती है, सीजन्स ऑटोमेटिकली कैसे गवर्न होते हैं, पतझड़ कैसे आता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स का कैसे होता है ना गवर्नेंस मैकेनिज्म। मतलब गवर्नेंस का कोई नेसेसरी पॉलिटिकल कनोटेशन होता ही नहीं है। बट इन ऑर्डर टू लार्जली अंडरस्टैंड गवर्नेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, यूएनडीपी ने एक डेफिनेशन दी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने गवर्नेंस को स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया, सिर्फ स्टेट को नजर में रखते हुए। और डेफिनेशन क्या निकली? कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये डेफिनेशन लिखनी है कभी आ जाए तो, एंड इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। UNDP has defined governance in the context of state, where governance refers to control over political, economical and administrative resources of the country. This is the definition जो साइड में लिख के रखना। अरे यार ये डेफिनेशन हिंदी में कैसे बोलूं रंजीत, ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। UNDP ने गवर्नेंस को स्टेट के नजरिए से डिफाइन करके बोला कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना जिसमें 3 चीजों पे अगर आपका कंट्रोल है वो गवर्नेंस है। आपके यहाँ के पॉलिटिकल एलिमेंट्स, इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या ब्यूरोक्रेसी है, कौन डिस्ट्रिक्ट को हेड करेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, क्या कमिटी सिस्टम्स है, एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टैक्स कितना है, किससे कलेक्ट करना है, कौन सा टैक्स, क्या रेट, क्या परसेंटेज, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर इन तीनों पे कंट्रोल है तो वो गवर्नेंस है। यूएनडीपी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिफाइन किया है गवर्नेंस को। तो नेक्स्ट टाइम जब डेफिनेशन लिखोगे आप, तो कौन सी डेफिनेशन लिखोगे? पहले लिखना गवर्नेंस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, it does not have necessary political connotations. In general term, governance refers to control and operation over the resources. But from the perspective of state, UNDP has defined governance as control over these resources. Full stop. क्योंकि क्वेश्चंस में सबसे पहला कई बार पार्ट आ सकता है, define governance, full stop. Discuss the meaning or discuss the evolution of governance in the Indian governance system. तो आपको डेफिनेशन सिंपल रखनी है, येट कंप्लीट और सोफिस्टिकेटेड रखनी है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हो तो एक एसेंसफुल डेफिनेशन होगी, ना कि सिर्फ एक कॉमन सेंसिकल डेफिनेशन होगी। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ये लिखना डेफिनेशन, तो साइड में ये लिख के रख लो। यू मे गेट योर हैंड रिटन नोट्स एज वेल, बट स्टिल फॉर द सेक आप लिख के रख लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इफ समथिंग इज मिसिंग इन द हैंड रिटन नोट्स यू आर हैविंग दोस थिंग्स। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, अब कोई हैंड रेज कर लो। रानी और जतिन, दोनों में से जो भी पहले बोलना चाहो। रानी और जतिन, हेलो। Yes, sir. Okay, Rani, is my voice audible? Rani, is my voice Audible, sir? Okay, ठीक, you're audible. Yes, sir, you will- ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा सा ध्यान से समझना, और गाइस बाकियों को भी मौका है, प्लीज चैट में मेंशन करना। ज्यादा बड़ा आंसर नहीं, सिंपल फॉर्म में। गवर्नेंस 2 तरीके से किए जा सकते हैं रानी। एक है आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जहां पे मेरा कहना यहाँ पे आइडियोलॉजी का मीनिंग नॉन वायलेंट तरीके से, Yes, sir. और एक वायलेंट तरीके से भी गवर्न किया जा सकता है, कंट्रोल वायलेंट तरीके से भी हासिल किया जा सकता है, राइट? Yes, sir. आपके हिसाब से इन दोनों में से गुड गवर्नेंस कौन सा है? सर अगर मेरा पर्सपेक्टिव देखें तो सर मैं आइडियोलॉजी को भी प्रेफर करूंगी, लेकिन सर कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाती है जहाँ गवर्नमेंट को भी वायलेंट होना पड़ता है। तो जैसे कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, जैसे आप जैसे कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है जो मतलब कुछ ऐसी चीजें पैदा करता है जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, तो वहाँ हमें ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो लोगों को कंट्रोल कर सके। और बाकी हमें सर उन चीजों पर फोकस करने चाहिए जो सोसाइटी को डेवलप करे। एज एग्जाम्पल ले सकते हैं सर स्विट्जरलैंड का, जहाँ पे वो ज्यादा हेल्थ को, सोशल एजुकेशन को, इन सब चीजों को प्रमोट नहीं, करते नहीं, नहीं, हैं। वो वाला पार्ट नहीं। इन दोनों में चूज करनी हो तो किसको चूज करोगे? आपने बोला कि इस पे फोकस होना चाहिए, लेकिन कभी-कभार ये भी अच्छा है, राइट? परफेक्ट रानी, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं ना, हम हमेशा एक आइडिया या एक माइंडसेट से जाते हैं कि यही होती है गुड गवर्नेंस। अब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये गुड गवर्नेंस है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग चैट में मैसेज करना। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 के अंदर एक बॉम्ब गिराया था, किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वायलेंट था कि नहीं? वो वायलेंट तो था, लेकिन उसे हम अप्रिशिएट करते हैं ना, बिकॉज भगत सिंह ने क्या बोला कि टू मेक द डेफ हियर, मेरे को ये करना पड़ा, क्योंकि सुन ही नहीं रहे थे हमारे ये लोग। सिमिलरली गांधी इरविन पैक्ट के अंदर गांधी जी ने भगत सिंह की रिलीज नहीं मांगी, या फिर 1922 में चौरी चौरा का वो वायलेंट इंसिडेंट होने के कारण गांधी जी ने एनसीएम को बंद कर दिया। क्या लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे कि अरे यार अब तो होने वाला था, हम इतने बढ़िया पोजीशन में थे, सडनली आपने बंद कर दिया? डिसैटिस्फैक्शन आया ना लोगों में, एटलीस्ट हुआ क्या? कभी आप नॉन वायलेंस से चौरी चौरा इंसिडेंट डिसैटिस्फाइड हो जाते हो, कभी आप वायलेंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। सर्जिकल स्ट्राइक 2017 में जब की गई इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर, it was a celebration in India. Forget about the political mindsets, but at the end, India required a decisive stand that if you try to hamper the sovereignty of my country, we are not going to tolerate that. Did we celebrate that? Yes. क्या हुआ? वहां पे तो वायलेंस था, फिर क्यों वायलेंस को सेलिब्रेट किया गया? Because अब ध्यान से समझना, the bang on,
गुड गवर्नेंस में वर्ड आता है गुड, और गुड हमेशा सब्जेक्टिव होता है, और जब कोई चीज सब्जेक्टिव होती है तो कुछ फॉर्म ऑफ वायलेंस भी अच्छे होते हैं और कुछ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल या नॉन वायलेंट तरीका भी अच्छा होता है। सो गुड गवर्नेंस अगर कभी पूछा जाए, डज इट हैज अ नेसेसरी कनेक्शन विद नॉन वायलेंट गवर्नेंस? क्लियरिटी है अब, गुड गवर्नेंस नेसेसरली डज नॉट मीन नॉन वायलेंट गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कैन बी वायलेंट, कैन बी नॉन वायलेंट, एज द वर्ड गुड रिमेन्स सब्जेक्टिव। कभी वायलेंट भी अच्छा हो सकता है, कभी नॉन वायलेंट भी अच्छा हो सकता है। कोई फेस वैल्यू पे नहीं बोला जा सकता कि ये हमेशा गुड गवर्नेंस है, ये हमेशा बैड गवर्नेंस है। दैट इज नॉट द केस। तो प्लीज इंश्योर दिस। कल यूपीएससी घुमा घुमा के कनेक्ट करेगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट क्या गुड गवर्नेंस का वायलेशन है? क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गुड गवर्नेंस का वायलेशन है? क्या एक्सेसिव यूज ऑफ सीबीआई, सीवीसीज और ईडी क्या गुड गवर्नेंस का वायलेशन है? हो सकता है, नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इज दिस पॉइंट क्लियरली फिटेड? कभी इस तरीके से टोन आए तो होता क्या है, पेपर में बहुत सारी चीजें पढ़ती है और हम फ्लो के साथ निकल लेते हैं, हाँ 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 ये तो गलत है, ये सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, या फिर क्या पढ़ते पढ़ते वो चीज बन जाती है आइडियोलॉजी में। बार बार सोशल मीडिया में भी वो बताया जा रहा है सरकार यूज करती है सीबीआई को, लेकिन हाँ सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है तो सरकार ही यूज करेगी ना। अब अगर वो सीबीआई से रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया जा सकता है तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। लेकिन अगर वही सीबीआई रूल ऑफ लॉ को हैम्पर करती है तो ऑब्वियसली आप लिखना कि गुड गवर्नेंस को वायलेशन दिखाई दे रहा है। बट ऑन फेस वैल्यू नहीं लेके चलोगे कि वायलेंस है तो खराब, नॉन वायलेंस है तो अच्छा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग, कब होता है गुड गवर्नेंस आएंगे, लेकिन एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जरूरी नहीं कि इन दोनों में से एक गुड है एक बैड है, दोनों गुड हो सकते हैं दोनों बैड हो सकता है। अब आगे बढ़े इससे, गुड गवर्नेंस होता क्या है? आपने बोला सर वायलेंट वाला भी गुड है, नॉन वायलेंट वाला भी गुड है। गुड गवर्नेंस क्या है यार? गवर्नेंस की डेफिनेशन तो समझी, कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। गुड गवर्नेंस क्या होता है गाइस? व्हाट इज गुड गवर्नेंस? चलो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं मीनिंग। गुड गवर्नेंस को जब पढ़ा जाए, यू नो इट वेल, द वर्ड गुड सब्जेक्टिव है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दी गवर्नेंस की। उस टाइम कोई गुड गवर्नेंस वर्ड नहीं था कॉइन किया हुआ, लेकिन उनका फॉर्म में इस गुड गवर्नेंस की एसेंस दिखती है। तो प्लीज मेक श्योर, गुड गवर्नेंस वर्ड इनके टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जस्ट आई एम कनेक्टिंग कि कैसे कितनी पुरानी प्रथाएं 1990 में ब्रिटेन और वेस्ट में आता है गुड गवर्नेंस, और हमारे यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी से चल रही है इसकी एसेंस के अंदर। हाँ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि हमारे पास वर्ड नहीं था, लेकिन एसेंस हमारी पहले से चल रही है यहाँ पे। अब अगर मैं गांधी जी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उन्होंने हिंद स्वराज आई थिंक 1907 के आसपास लिखी थी। हिंद स्वराज के अंदर, ईयर मेरे थोड़े से वीक है प्लीज, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सुराज, जिसे एक नॉर्मल कॉमन मैन जानता, स्वराज नहीं सुराज, जिसको एक नॉर्मल तरीके से जाना जाता है राम राज्य। पहले चीज क्लियर कर दे रहा हूं, राम राज्य इज नॉट हियर हिंदुत्व, राम राज्य इज सुराज। सुराज क्या होता है? जहां पे गांधी जी का मीनिंग इनका जो था, आपने पढ़ा होगा ये फेमस सेइंग, इसकी रूट समझो आपको समझ में आ जाएगी कि सुराज वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा या वो गवर्नेंस होगा। यार तुम लोग के बैच में मुझे बहुत हिंदी बोलना पड़ जाता है, स्टिल पहले मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, फिर जब मैं इंग्लिश में बोलूं तो प्लीज उसको अकॉर्डिंगली लिख लेना। सुराज का मतलब वो होता है जहां पे एकदम बिलो, एकदम जो नीचे वर्ग का इंसान है उसकी भी डिमांड फुलफिल है, दैट इज सुराज। नोबडी इज एक्सक्लूडेड। Suraj in Gandhian term refers to where the well-being of even the bottommost sections is fully ensured. वो होता है सूराज। अब इनके तरीके कैसे लाने के वो गांधीयन पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे, बट सूराज के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नेंस, अगर आज का वर्ड यूज करूं तो वो सूराज है। वैसे ही एक स्कॉलर हुआ करते थे जिन्होंने किताब लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट एक बुक बोली जा सकती है, जहां पे कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र में बोला अब मैंने लिखा वेलफेयर है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। अगर लोग और प्रजा खुश हैं तो किंग खुश होगा। कहना अगेन से इसके अंदर भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, बिकॉज अगर ये टर्म सही है कौटिल्य का जो उनकी किताब में है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सिटीजंस लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। दिस एसेंस ऑफ अर्थशास्त्र written by Kautilya, which is called as one of the first classical documentary on public administration, is also giving the reflection of citizen centric governance। कि यार सब्जेक्ट्स के हिसाब से गवर्न करो, अगर वो खुश है, प्रजा खुश है तो राजा खुश होगा, और अगर प्रजा दुखी है तो राजा की खुशी का कोई वैल्यू ही नहीं बच जाता। कहना अगेन से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इसमें भी एसेंस मिल रहा है हमें, इसमें भी एसेंस मिल रहा है हमें। और अगर 2023 के टाइम पे देखें या प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद देखें 2014 से, तो एक फेमस स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये जो पुराने तौर तरीके हैं ना गाइस,
कि गवर्नेंस के लिए एक किताब पढ़ लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं और आपके पास भी होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, डेप्थ देखो क्वेश्चन की पहले, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इधर भी सिटीजन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, इधर भी सिटीजन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, इधर भी सिटीजन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। दैट मींस अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, द गवर्नेंस इन इंडिया came in the hands of Indians from 1947, but the essence of good governance existed before the governance. Elaborate. Can you write? कि गवर्नेंस इंडिया में बाद में आया, गुड गवर्नेंस इंडिया में पहले आया। वेस्ट में क्या हुआ, गुड गवर्नेंस बाद में आता है, पहले गवर्नेंस आता है। लेकिन इंडिया में हमने पहले ही गुड गवर्नेंस को फॉलो किया है। हाँ, यह बात और है कि हमारे हाथ में गवर्नेंस बाद में चला गया, या फिर एटलीस्ट एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बाद में जाके 1947 में बना। बट इन इंडिया, कैन यू यूज दिस गॉडडम लाइन नाउ इन योर आंसर्स दैट द गवर्नेंस व्हेन इट केम इन वेस्ट बिफोर गुड गवर्नेंस, इन इंडिया द गवर्नेंस केम लेटर देन द गुड गवर्नेंस। इज इट यूजेबल? लिख लेना ये लाइन, क्योंकि दो दो तीन तीन लाइन जो ये चांद सितारे वाली होगी ना, वो लिखते चले जाना, ताकि आगे यूज कर सको, या फिर क्वेश्चन आए तो यू कैन अडॉप्ट टू द क्वेश्चन गिवन। दैट मींस मैंने अभी भी आपको मीनिंग नहीं बताया गुड गवर्नेंस का, मैंने सिर्फ आपको पहले की चीज बताई कि कैसे दिखाई दिया गुड गवर्नेंस। या फिर अगर क्वेश्चन ये आता है, द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर द कांसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इवॉल्वड इन वेस्टर्न सोसाइटी, डिस्कस। कैन यू राइट इट? हेलो गाइस, वॉइस ऑडिबल? आई होप अब शायद कैसे बिफोर एग्जिस्ट करता है ये, और आज ऑब्वियसली यू कैन कंक्लूड विद दिस कि आज कैसा है। अब अगर मैं सारी चीजें देखूं, सारे नजरिए देखूं, और एक तरीका है, थियरी भी है गुड गवर्नेंस की, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, इफेक्टिव रोल एलोकेशन। आई डोंट वांट टू टच एनी थियरी हियर बिकॉज़ हम गवर्नेंस के ऊपर फोकस रखेंगे। मीनिंग क्या है गुड गवर्नेंस का, पहले एसेंस समझना। गुड गवर्नेंस की एसेंस है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। Citizen centric governance is what good governance is defined in the simplest form and in the broadest sense. अगर थोड़ा definition देखना चाहो तो good governance refers to where the needs of the people are met, when the resources are used in the most efficient manner. ऐसे लिखना है, good governance refers to where the resources are used in the most efficient manner to fulfill the demands of its citizens. दो पॉइंट याद रखने इधर, efficient use of resources plus fulfill the needs of citizens. That means, अब एक बात बताओ, अगर गवर्नेंस में आप सिटीजंस की नीड फुलफिल करो लेकिन रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है, तो इज इट एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस? नो, क्योंकि अगर इस तरीके से गुड गवर्नेंस होता तो शायद फ्री भी एक एग्जांपल होता गुड गवर्नेंस का। आप तो सिटीजन की डिमांड फुलफिल कर रहे हो, अरे फ्री में दे देते हैं। इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर सिटीजंस की डिमांड तो फुलफिल कर रहा है, एफिशिएंट नहीं है, और जब ये एफिशिएंट नहीं है तो आगे जाके इनकी डिमांड फुलफिल होगी नहीं, हो पाएगी, स्कैर्सिटी आ जाएगी रिसोर्सेज की, और आगे जाके जब डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो पूरा का पूरा गवर्नेंस कोलैप्स कर जाएगा। सपोज एफिशिएंट यूज तो हो रहा है रिसोर्सेज का, लेकिन वो सिटीजंस की डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है, इज दैट एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस? दैट मींस रिसोर्सेज आप अगर सारे प्राइवेटाइज करते चले जाओ और उसके कारण सिटीजंस की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, उनको सर्विस नहीं मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, तो प्रॉफिट शायद आप कमा ले जा रहे हो लेकिन डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर गुड गवर्नेंस नहीं है। तो आपका फंडा दिमाग में फिट बैठ गया कि सिर्फ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना गुड गवर्नेंस नहीं है, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए बट कीपिंग इन माइंड द कांसेप्ट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इज दिस क्लियर? पक्का? अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया या देश से इनकम टैक्स हटाया जाए, क्या गुड गवर्नेंस यूज कर सकते हो पेपर 3 के अंदर? अब पेपर 3 में आएगा आईटी आई सबका क्वेश्चन। अगर पेपर 3 में जीएसटी के ऊपर पूछा जाए तो क्या एक कंट्रीब्यूशन जीएसटी की गुड गवर्नेंस में लिखी जा सकती है, या पेपर 3 में एक पॉइंट गुड गवर्नेंस का लिखा जा सकता है? अब क्यों? अभी तक तो आप सिर्फ गुड गवर्नेंस के अंदर सिर्फ पेपर 2 ही लिख रहे थे, अब पेपर 3 कैसे आ गया इधर? अब पेपर 3 के अंदर ये कैसे आ गया? तो पॉइंट क्या हो रहा है कि हमने जो चीजें जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ी ना, बस वही पर्सपेक्टिव दिमाग में फिट हो जाता है। हम किसी भी चीज को दिमाग नहीं लिव इट, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको दोनों चीजें इंश्योर करनी है। सर ये पॉइंट तो हमें बहुत अच्छा आ गया समझ में, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर मेरी। गुड गवर्नेंस रेफर्स टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, परफेक्टली फिट है मेरे माइंड में। किस गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बोलोगे? सिटीजन सेंट्रिक किस गवर्नेंस को बोला जाता है? ये तो कभी पूछा नहीं आप में से किसी ने, पता? कौटिल्य बोल रहे हैं हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, गांधी जी बोल रहे हैं सूरज, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ऐड होता जाएगा। मुझे लग रहा है कल ऐसे बन जाएगा यार पूरी लाइन में। ये क्या है भाई सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस? व्हाट इज दैट? यहां पे इंपॉर्टेंट है आप गुड गवर्नेंस कि गुड गवर्नेंस रेफर्स टू दिस, लेकिन क्या डेफिनेशन से तुम्हें क्लियरिटी है कि एग्जैक्टली कैसे दिखेगा गुड गवर्नेंस? क्योंकि डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं है, बिकॉज वर्ड गुड ऐड किया हुआ है। एट द बेस्ट इतना क्लियर हो गया वो गवर्नेंस जो सिटीजन के हित में चले, लेकिन फिर सडनली हम देखते हैं इसी डेफिनेशन में ये भी चल रहा है यार, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। चलो यहां तक हमें आए, ये दोनों है तो गुड गवर्नेंस है। बट अगर किसी ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया, या फिर सपोज यूपीएससी मेंस में पूछ लिया गया, गुड गवर्नेंस रेफर्स टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, फुल स्टॉप।
Discuss the characteristics of citizen-centric governance. What are the hurdles? What is the way forward to make the governance more citizen-friendly? अब क्या लिखोगे? वापस रिपीट कर दे रहा हूं. Good governance पहले स्टेटमेंट देगा वो. Good governance refers to citizen-centric governance. Full stop. What are the features of citizen-centric governance? Discuss the measures in order to ensure more citizen-friendly governance in India. अब प्रॉब्लम आती है आंसर में. अरे यार अभी तक तो गुड गवर्नेंस हम सिटीजन फ्रेंडली समझ रहे थे, अभी सिटीजन फ्रेंडली कैसी होगी गवर्नेंस? अब जैसे एक आंसर मुझे आया सूर्यांश का, लिबर्टी, जस्टिस, वेलफेयर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन. रोहित, वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट. अब आपको बताता हूं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बोलते किसे हैं. अब डबल स्टार मार्क से हर पॉइंट चलना चाहिए, जितने पॉइंट बोलूंगा डबल स्टार मार्क से लिख लेना वो, बिकॉज इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन गुड गवर्नेंस, आपको ये सारा कंटेंट आगे आने वाला पता होना चाहिए. व्हेन गवर्नेंस बिकम सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक जिसे 3E मॉडल बोला जाता है, एम्पैथी, इक्विटेबिलिटी और इक्विटेबल एंड एफिशिएंसी. अगर ये तीनों E फुलफिल हो रहे हैं तो E प्लस E प्लस E इज इक्वल टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. एम्पैथी क्या है? द गवर्नमेंट शुड लार्जली हैव एम्पैथी विद द नीड्स ऑफ द सिटीजंस. उन्हें एटलीस्ट प्रॉब्लम पता होनी चाहिए सिटीजंस की. एग्जांपल अगर कोई दिल्ली से हो तो दिल्ली के अंदर रिसेंटली अभी ये जो मानसून का या फिर एटलीस्ट एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो चल रहा है, हैवी रेन्स, टोरिएंटल रेन्स, ये देखा जा रहा है कि स्कूल्स के अंदर छुट्टियां दे दी गई बच्चों को. व्हाट इज दैट? द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेरेंट्स कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद फ्लड आया हुआ है, शायद वाटर लॉगिंग हुई है, शायद ट्रैफिक कंजेशंस हैं. अगर छोटे छोटे बच्चे अगर इस कंटेक्स्ट में स्कूल नहीं आ पाए तो एक तरफ उनकी शिक्षा हैम्पर हो रही है, दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी है अगर आ भी जाते हैं, अगर फंस गए तो दे वुड हैव सर्टेन डिफिकल्ट टाइम्स. क्या है? एम्पैथी है कि ओके वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. आप सिटीजंस के नजरिए से उनके पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हो. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस, ये वाला बहुत अच्छे से मार्क्स देगा बिकॉज ये नॉर्मल जनता नहीं लिखती है गवर्नेंस में. इसके बाद वाले जो पॉइंट्स बोलूंगा वो नॉर्मल जनता लिखती है, स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स लिखते हैं उस मॉडल को जो वर्ल्ड बैंक का है, आगे देखेंगे. बट ये 3 जरूर इंट्रोडक्शन में लिखना. सेकंड, इक्विटेबल. आई डोंट थिंक इवन आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. इक्विटेबल गवर्नेंस होनी चाहिए. जो रूल ऑफ लॉ हमारा प्रिंसिपल है क्लियर, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. एंड एफिशिएंट, के रिसोर्सेज का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए. अब मुझे ये बताओ, कैन यू से जब पेपर 3 में तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उधर एक पॉइंट गुड गवर्नेंस से डाल सकते हो क्या? पीपीपी, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पेपर 3 का एक पार्ट है सिलेबस का. कैन वी राइट द पॉइंट ऑफ गुड गवर्नेंस दैट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप is making the governance more citizen friendly as it helps in fulfilling the postulate of efficient governance which is important for the good governance. लिख सकते हैं ना पीपीपी? तो पीपीपी में लिखना, और मैंने आपको पहले भी बताई है इंडियन सोसाइटी में नोट्स कैसे बनाओगे मेरे. एक पेज पकड़ोगे, एक तरफ कॉलम बना लो, जो ये एप्लीकेशन बता रहा हूं वो साइड में लिखते चले जाओ ताकि आगे फ्यूचर में याद रहे, नहीं तो 2 दिन 3 दिन के बाद में शायद ये कनेक्शन भूल जाओगे, चांसेस है. अब ये तो था एक थियोरिटिकल मॉडल कि ये 3 जैसी होनी चाहिए, याद रह गया तो 1 मार्क एक्स्ट्रा. लेकिन बाय चांस भूल गए कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सिटीजन सेंट्रिक, ये थोड़ा सा एथिकल, थोड़ा सा थियोरिटिकल लग रहा है मुझे. अब आपको बेस्ट वे बताता हूं व्हिच गवर्नेंस इज कॉल्ड एज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. और अगेन वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है तो गुड गवर्नेंस है. उस मॉडल को बताने के लिए मुझे लगा मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं. डू यू थिंक वी हैव गुड गवर्नेंस इन इंडिया? इंडियन गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस है क्या? गुड गवर्नेंस कब होगा? जब सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होगा प्लस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड गवर्नेंस के. ये दोनों होगा तो गुड गवर्नेंस है, और दोनों में से एक भी नहीं हो तो शायद गुड गवर्नेंस तो नहीं है. ये क्वेश्चन क्यों पूछा? इसके बाद जितना भी कंटेंट आएगा गुड गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन उठाना उससे सेटिस्फाई हो जाएगा. तो फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इज दिस: empathy, equality and efficiency. If this model is something which is becoming much more impractical for you as it is having more theoretical orientations, there is another way to understand the good governance mechanism कि क्या citizen centric governance है. Any governance is considered as citizen centric governance which has following of these characteristics. पहला characteristics है, ऐसे 7 से 8 characteristics बताऊंगा, लेकिन अब एक गाइस 2 मिनट अटेंशन चाहिए मुझे. अब मैं हर characteristics के बाद में डिस्कस करूंगा क्या इंडियन गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी है या नहीं. आपको है कि भी कॉन्क्रीट एग्जांपल दूंगा, कहानियां नहीं, और ना कि भी कॉन्क्रीट एग्जांपल लिखेंगे. जो एग्जांपल दूं जिस तरीके से मैंने माइंड में बनाया उसी तरीके से माइंड में बना के रख लेना. छोटी छोटी बना लो बट प्लीज इंश्योर आप दोनों पर्सपेक्टिव एट द स्पॉट समझोगे. और जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं उसी लैंग्वेज में पुट अप करना. कभी भी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लगना चाहिए. हमारे पास एक वे फॉरवर्ड अप्रोच ज्यादा बेहतर होना चाहिए. वी हैव फेथ इन द सिस्टम, ऐसा लगना चाहिए उधर, और तभी जाके शायद सिस्टम सुधर पाएगा. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इज दैट गवर्नेंस जहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक ने जो बताया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक के हैं. WB इज वर्ल्ड बैंक, और ये फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस बताए उन्होंने जो कहीं ना कहीं आपके फीचर ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बन जाएंगे. बिकॉज गुड गवर्नेंस इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड दीस फीचर्स अगर सारे मिलेंगे तो गुड गवर्नेंस है, नहीं मिलेंगे तो नहीं है. अब पहला फीचर देखते हैं. रेडी विद दिस गाइस? जल्दी जल्दी यार. ओके, पहला फीचर गुड गवर्नेंस का वर्ल्ड बैंक ने बताया पार्टिसिपेटरी होना चाहिए गवर्नेंस.
अब वर्ल्ड बैंक इसको एलॉबरेट करती है, ये सिर्फ एलॉबरेशन याद, अगर दिमाग में रखो, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटरी एट ऑल लेवल्स, दैट मीन्स कि सिटीजंस के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में हर लेवल पे पार्टिसिपेट करें, दैट द सिटीजन शुड हैव द कैपेबिलिटीज एंड द प्रोसीजर्स नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड वेयर द सिटीजंस आर एबल टू एंश्योर पार्टिसिपेशन एट ईच लेवल। पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे भी पार्टिसिपेशन हो, और पॉलिसी मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेकंड, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, और भी है। बिसाइड पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स, एवरी सिटीजन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं। सिर्फ समझ में आया? If this is not sufficient, even this has to take place. Everybody should have capability to participate. It is not that the tribals are kept outside, or maybe the women are kept outside, or maybe certain minorities, or maybe certain common people are kept outside of the governance participation. और साथ ही साथ में जो इन दोनों लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रहा है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। Now, what is the meaning of active participation? At all levels के नीचे है पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मॉनिटरिंग के अंदर या पॉलिसी इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेशन। इन दोनों लेवल पे पार्टिसिपेशन जो हो रहा है वो एक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव? दो टाइप के पार्टिसिपेशन होता है, एक होता है पैसिव पार्टिसिपेशन, एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव पार्टिसिपेशन? वन टाइम वोटिंग, एक बार जाके वोट कर दिया, हम पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं। एक्टिव क्या पार्टिसिपेशन होता है? कंटिन्यूअसली आप पार्टिसिपेट करते हो, मतलब वोट तो लेते ही लेते हो, बट एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस का मतलब ये मत समझना गाइस कि हर साल वोटिंग दे रहे हो, लोकल इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, वो नहीं। बियॉन्ड वोटिंग पार्टिसिपेशन होता है आपका, जहां पे आप गवर्नमेंट को सजेशन देते हो, ग्रीवेंसेस पुट अप करते हो, यू नो, मे बी एट ऑल लेवल्स। अगर कोई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं वो अटेंड करते हैं, देयर आर कंटीन्यूअस पार्टिसिपेशन प्रेजेंट। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक इस पार्टिसिपेशन का मीनिंग बताती है। हर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक जो इधर डिस्कस करूंगा इंडिपेंडेंटली 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। गुड गवर्नेंस और पार्टिसिपेशन की रिलेशनशिप पूछ सकता है वो, हर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही होगा। अब आप आंसर दोगे मुझे, पार्टिसिपेशन समझ में आ गया, क्या मतलब है पार्टिसिपेशन का? अगर ये है तो गुड गवर्नेंस है, दैट मींस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। क्या इंडिया का गवर्नेंस मैकेनिज्म इज पार्टिसिपेटरी? क्या पार्टिसिपेशन है इंडिया के अंदर? क्या ये फीचर है हमारे गवर्नेंस का? फैक्ट पे दोगे मुझे, दो आंसर दोगे। पहले वे फॉरवर्ड में यस वाला पार्ट डिस्कस करता हूं, अब एक्सट्रीम लेवल के एग्जांपल्स नहीं दूंगा, थोड़े थोड़े दो तीन एग्जांपल लेके चलेंगे। द इंडियन गवर्नेंस इज absolutely participatory in nature, where the participation is not just a practice but it's a constitutional obligation. सत्य है कि सिर्फ एक लॉ नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन का, जहां पे ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंची हुई है हमारी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या काउंसिल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, यस मतलब यस वाला पॉइंट लिखना पड़े तो कौन-कौन से फैक्चुअल चीजें हैं जहां पे अप्रूव कर सकते हो पार्टिसिपेशन है। सेकंड, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, in itself is a reflection that how actively the citizens are participating in the governance procedures. RTI कौन सा स्पेसिफिक पार्ट में आता है? पॉलिसी मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन पे, कि RTI एक्ट इंडिया में बताता है कि किस तरीके से इंडिया में पार्टिसिपेशन है। The very act is providing an opportunities for the participation of people. अब last but not the least, इसके बाद अगर आपके पास भी कोई है, keep on writing those examples. नाम सुना है? gov.in, egov.in। ये CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। mygov.in, सॉरी, ई बोल दिया, mygov.in। Is this not a forum given for the people's expression of their opinions? Is not electronic governance creating or enhance the level of participation of citizenry in the process of governance? क्या इससे गवर्नेंस का प्रोसीजर ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, ज्यादा पार्टिसिपेटरी नहीं हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है 3 फैक्चुअल पॉलिसी से, जिसमें आपको एक ही लिखना है कि देखो भैया इंडिया में कितना सॉलिड से पार्टिसिपेशन है, चाहे इलेक्शन में ले लो, चाहे वो एक्टिव एंगेजमेंट ले लो, चाहे वो पॉलिसी मॉनिटरिंग ले लो, ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर वी आर लार्जली सीइंग द पार्टिसिपेशन। फर्दर एक और लिखना है, अब लिख सकते हो कैसे नीति आयोग के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस है, पहले प्लानिंग कमीशन में भी थे, जहां पे सिविल सोसाइटी अपना ओपिनियन पुट अप कर सकती है। अब लेकिन काउंटर व्यू पे जाऊं, सोशल ऑडिट पे आऊंगा, एक और दूसरी जगह एग्जांपल यूज करूंगा उसे। दूसरी तरफ में देखें तो पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर जब देखा जाए, इफ द गवर्नेंस हैज टू बी कंसीडर्ड एज सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस ऑन द पोस्टुलेट ऑफ पार्टिसिपेशन, शायद हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा पैसिव पार्टिसिपेशन है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लेकिन उस लेवल पे एग्रेसिव नहीं हुए हम लोग। फॉर एग्जांपल जो आरटीआई एक्ट ही है वो बड़े सेलेक्टेड लोग जो है यूज करते हैं। Majority of the people are not even aware about such law, and even if they have heard about such law, they are not even aware about how to file an RTI. कोई एक बंदा हैंड रेज कर लो, या
पीपल ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस, ऐसे मत करो, एक एक डेढ़ घंटे में ब्रेक होने से तो फिर ये गवर्नेंस सिलेबस नेक्स्ट लेवल चले जाएगा यार। तेजस्वनी तेजस्वनी Yes, sir. तेजस्वनी, टेल मी वन थिंग, हैव यू फाइल्ड एन आरटीआई एवर? No, sir. ओके, हाउ डू यू फाइल एन आरटीआई? Sir, nowadays we have, I guess, website portals to file RTI, and with the help of advocates or lawyers, we can do that. No, that is a different story. Do you have the capability to file RTA by yourself? ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। 25 रुपए की RTA, लेकिन वहाँ पे 500 रुपए देने पड़ेंगे। Yes, I think we need a lot of information and knowledge for filing an RTI. Like, we need to give provisions, we need to list the problems for filing the RTI. By chance, if I continue this session from tomorrow, RTI होने के बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम उसी दिन RTA फाइल कर सकते हो। Okay. इतना सिंपल प्रोसीजर है RTA फाइल करने के लिए। अब पॉइंट क्या है, मैंने आपसे ये पूछा क्यों? इसलिए आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आप सिस्टम के बारे में पढ़ भी रहे हो, आप RTA के बारे में भी पढ़ रहे हो, बट आपने आज तक RTA फाइल नहीं किया। इज माई पॉइंट वेल एलॉबरेटेड एंड प्रूव्ड कि most of the participation is passive in nature, active participation is rising, but it has not reached to a level where the people can be considered as constantly engaging with the governance mechanisms. Can I say that? Yes, it comes under the no section. No section? हाँ, no section के अंदर, yes, इसके नीचे obviously. Further, आपको और एग्जांपल बताता हूँ। The participation of people in the Indian governance, ऐसे ही लिखना guys, word थोड़े से exaggerate हो गए ना, बड़े घातक हो सकता है। Further, in the Indian governance system, we see participation of the people exist, but this participation is a few, not all. Can I say? जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, only few people are actively participating, and World Bank बोलता है पार्टिसिपेशन का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और रियलिटी में देखें तो कुछ लोग ही एक्टिव पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। तो डज इट वायलेट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पोस्टुलेट ऑफ, क्या ये वायलेट हो रहा है ऑफ ऑल? Yes, sir. तो क्या आप टेक्निकली प्रूव कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी ओपिनियन कि देखो ये आज है पार्टिसिपेशन? बहुत कम लोगों का, गिने चुने लोगों का जो अवेयर है अपने सिटीजन के राइट्स, सिटीजनशिप के राइट के बारे में, लीगल लॉस के बारे में। What is actually happening? Participation is present, but the levels are restricted only to certain elite sections, educated sections, or at the best, middle class sections in the Indian societies. As the classes below middle class are at the best receiving end of the governance, not at the participating ends of the governance. Can I say that? Yes, Yogesh, very good example. इसके बाद वही बोलने वाला था। Further, जो passive participation भी हमारा हो रहा है, उसके अंदर भी इंडिया के इलेक्शंस उठाओ, वोटिंग टर्नआउट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी एब्सोल्युटली लो है। अगर मेजर जगह देखें हम, कई जगह 86% भी पहुंचा हुआ है, बट कई जगह 55, 54, 64, 68, ऐसा कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट है। दैट मींस पैसिव पार्टिसिपेशन भी हमारे यहां पे लो चल रहा है। देयरफॉर क्लियरली शोज दैट द पार्टिसिपेशन इज प्रेजेंट, द मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनना ये लाइन, एंड द पर्सन हु इज राइटिंग द नोट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वाला लाइन हाईलाइट करके लिख देना। देयरफॉर इफ यू लुक इनटू गुड गवर्नेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन, then at the best what can be concluded in this entire debate is this: we have mechanisms of participations, but those mechanisms are underutilized. Is the point clear? मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन शायद अभी तक वो पीपल्स जागरूकता जो है उस लेवल पे पहुंची नहीं है जिसके कारण वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है। कहीं पे भी मैंने एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लिया कि भाई मैकेनिज्म सरकार ने दिए हैं, शायद वक्त लगेगा, बिकॉज 75 साल में शायद एक कंट्री के लिए बहुत छोटी उम्र होती है, बट हमने प्रोग्रेसिव एंड से आंसर लिखा है कि बढ़ जरूर रहा है, और शायद आने वाले टाइम के अंदर ऐसा पार्टिसिपेशन हो जहां पे ये तीनों लेवल या तीनों खांचे फुलफिल कर दिए जाए। तो पहला पॉइंट क्लियर है गाइस। अब ऐसे मत करो सर, ये भी लिखा जा सकता है क्या ये एग्जांपल? अरे बहुत एग्जांपल है, मैं सारे एग्जांपल तो नहीं एक एक आर्टिकल में यूज कर सकता हूं अपनी तरफ से। अगर आपको लग रहा है ये उधर फिट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दे दी, इधर कोई सा भी फिट हो, यू कैन राइट इट। बहुत सारे एग्जांपल आगे जाके सोशल ऑडिट लिख सकते हो, मल्टीपल, लेकिन सारे एक ही जगह यूज करूंगा तो आगे कौन से यूज करूंगा मैं? अलग अलग जगह एक एक चीज लिखो जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक ने बताया पार्टिसिपेशन, जहां पे हमने इवैल्यूएट कर लिया कि इंडिया का स्टैंड क्या है। जो कंक्लूडिंग डिबेट दी थी वो याद रखना, मैकेनिज्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन आर प्रेजेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड बाय स्टैट्यूटरी लॉस, बट द यूज ऑफ दोस मैकेनिज्म्स स्टिल रिमेन्स एब्सोल्युटली लो। Therefore, at the best, what we have is passive limited participation, not active engagement of citizens in governance, hampering the citizen-centric governance. एक रीजन ये है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, रेस्पॉन्सिव। वर्ल्ड बैंक बोलता है किसी भी गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक होने के लिए रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव मतलब सिटीजंस के नीड्स की तरफ तुरंत रेस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है वेट करना पड़ रहा है। सिटीजंस की अगर कोई डिमांड आ रही है तो उसे इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और अगर सिस्टम रेस्पॉन्सिव है, गवर्नेंस रेस्पॉन्सिबल है, तो वो सिटीजन फ्रेंडली है, और अगर वो सिटीजन फ्रेंडली है तो गुड गवर्नेंस प्रेजेंट है। अब आप बताओ, क्या इंडियन गवर्नेंस सिस्टम रेस्पॉन्सिव है? यस, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम इज ब्यूटीफुली रेस्पॉन्सिव। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलपीजी से। इज एलपीजी नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस? एक एक एग्जांपल नोट करते जाना। यहां पे एग्जांपल सफिशिएंट है चीजों को इलैबोरेट करने के लिए। सिस्टम सर्कमस्टेंसेस बदले तो हमने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया कि ठीक है हम एलपीजी थोड़ा सा ओपन अप करेंगे इकोनॉमी। आगे चलते हैं।
इज ई-नैम नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस? हम देख रहे थे एपीएमसी से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है हमारे किसानों की या फार्मर्स की, तो हमने ई-नैम निकाला, पहले नैम निकाला, फिर 2016-17 से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया, जहां पे अब एक अधिकार है किसान के पास में जो कहीं पे भी अपनी जो खेती है या फिर जो अनाज है या फिर प्रोडक्ट है बेच सकता है इंडिया में कहीं पे भी। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंटरनली कहीं पे भी सेल कर सकता है वो, राइट? इज दिस नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस? इज इट और इज इट नॉट? थोड़ा तो रेस्पॉन्ड तुम कर लो यार। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन गंगा नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस? ऑपरेशन गंगा क्या था? वो यूक्रेन के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स फंस गए थे वॉर के अंदर, क्या रेस्पॉन्ड नहीं किया सरकार ने इमीडिएटली? एयरलिफ्ट कराया ना। संकट मोचन सुडान में हुआ, ऐसे बहुत सारे और ऑपरेशन होंगे, लेकिन आपका दायित्व क्या है? ये करंट एग्जांपल होना चाहिए जब आप ये रेस्पॉन्सिवनेस का पार्ट लिख रहे हो, बिकॉज यहां से आपको करंट अप्लाई करना सीखना है गवर्नेंस में। बिकॉज एक रिडेंडेंट एग्जांपल नहीं चाहिए कि पंचायती राज, ये राज, वो राज, ठीक है यार, लेटेस्ट करंट एग्जांपल्स डालो इधर। क्या यूसीसी एग्जांपल नहीं है रेस्पॉन्सिवनेस का? क्या अडॉप्शन के लॉस को हमने रेस्पॉन्सिवली चेंज नहीं किया? क्या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को पॉक्सको से नहीं टैकल किया हमने? क्या जीवन रेड्डी कमेटी ने सीआरपीसी के सेक्शन को अमेंड नहीं किया 2019 में ऑन द रिकमेंडेशन? आर वी नॉट रेस्पॉन्सिव इन दिस? All of these examples is a clear-cut reflection that the Indian governance system is absolutely responsive, that it is responding flamboyantly, efficiently to fulfill the needs of citizens in the times of its requirement. Clearly showcases that Indian system is citizen-centric governance as it is a responsive governance. तो positive point clear है, इससे आगे जाएं। सीरियसली रेस्पॉन्सिव है हमारा सिस्टम। देखो दोनों पर्सपेक्टिव होने चाहिए आपके पास, बिकॉज कल आ जाए व्हाट इंडिया के अंदर गुड गवर्नेंस के अंदर चैलेंजेस क्या है या इश्यूज क्या दिख रही है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा प्रॉब्लम है इंडियन रेस्पॉन्सिवनेस। अगर गवर्नेंस की बात करें, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नेंस इज नॉट प्रेजेंट एट एन ऑप्टिमम लेवल, द रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हिच कैन बी क्लियरली सीन। द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल व्हिच कुड बी हियर इज जुडिशियल बैकलॉग्स, जो इस साल एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर 2 में स्पेसिफिकली, जब इतनी बड़ी डिस्कशन हुई है अंडर ट्रायल्स। है करंट बेस्ड एग्जांपल? कितने अंडर ट्रायल्स है हमारे यहां पे, जहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर डिस्कस किया, हमारे पीएम ने भी कुछ बोला। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिबेटिंग ऑन दिस, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ अंडर ट्रायल हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इंडियन गवर्नेंस इज एट द बेस्ट गवर्नेंस, नॉट गुड गवर्नेंस, as it very much violates the principle of responsiveness. It is not responding to the needs of citizens. नहीं गाइस, ये मणिपुर और ये वाला एग्जांपल ऐसे मत लिखना, बिकॉज क्या ये थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्लेवर में टच हो जाता है। तो आप लिखना चाहो आपकी चॉइस है, यू कैन राइट, बिकॉज वहां पे भी हमने शायद रेस्पॉन्स लेट किया, ये लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे थोड़ा सा शांति बनाया जाए। नो रेस्पॉन्स मत लिखो, लो या लेट रेस्पॉन्स लिखो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम हैव लार्जली रिमेन्ड क्वेश्चनेबल एज वी ऑफन सी। द सिस्टम डज रेस्पॉन्ड, ध्यान से सुनना ये दोनों पॉइंट। सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है, इमीडिएटली करता है जब इलीट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैन आई से दैट? इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है जब इलीट इन्वॉल्व है, लेकिन जब एक कॉमन पर्सन इन्वॉल्व होता है तो भी रेस्पॉन्स होता है, लेकिन रेस्पॉन्स इज नॉट टाइमली। इसका एग्जांपल रेपल ऑफ फार्म ऑर्डिनेंस, परफेक्ट एग्जांपल बैठता है कि इधर फार्म ऑर्डिनेंस को हमने रेपल किया, लेकिन शायद वो टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं था, काफी लेट हो चुकी थी चीजें, काफी लोगों ने अपनी जो है क्या बोलते हैं लाइफ खो दी थी, प्रोडक्टिविटी खो दी थी, चीजें काफी फेस करनी पड़ी फार्मर्स को। तो सिस्टम ने रेस्पॉन्ड तो किया, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रही है चीजें। तो यहां पे हमने क्या किया, किसी ने लिखा इधर सर ये भी तो एंटी गवर्नमेंट हो गया है। एंटी गवर्नमेंट हो गया है नहीं, हमने तो वीकनेस बताई। रेस्पॉन्ड तो हो रहा है दोनों सर्कमस्टेंसेस में, कभी ज्यादा जल्दी हो जाता है, कभी बहुत लेट हो जाता है, जहां पे अल्टीमेट पर्पस ही रेस्पॉन्सिवनेस का खत्म हो गया। दैट मींस वो रेस्पॉन्सिवनेस शायद उस लेवल पे इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में दिखाई नहीं देती। वी डू हैव पॉजिटिव्स, वी डू हैव नेगेटिव्स, लेकिन नेगेटिव्स में अगर आपने नोट किया, मैंने ये नहीं देखा रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है, मैंने ये देखा लिखा इधर लेट रेस्पॉन्स करता है, टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं करता है। दैट क्लियरली शो केसेस, हम ये नहीं बोल रहे हमारा सिस्टम रेस्पॉन्सिव नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है। अब आप में से ये लोग मुझे बताओगे कि आप लोग ये बताओगे ये जो सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, क्या सिस्टम जानबूझ के रेस्पॉन्ड नहीं करता है? गाइस एक दो पॉइंट और लिखोगे इधर। एक और अच्छा एग्जांपल है, श्रमिक ट्रेन के बारे में सुना है कभी? ये परफेक्ट एग्जांपल है रेस्पॉन्सिवनेस का। श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी कोविड के 19 के टाइम में, माइग्रेंट लेबर को अपने घर पहुंचाने तक के लिए। एग्जांपल है कितना जल्दी से कोविड वैक्सीन एक एग्जांपल है रेस्पॉन्सिवनेस का। कोविड 19 की वैक्सीन जल्दी से हमने फास्ट पेस पे वैक्सीन डेवलप की और फ्रीली दी हमारी जनता को, ताकि एटलीस्ट द सिटीजंस ऑफ इंडिया, नॉट ओनली द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वी आर आल्सो रिस्पोंडिंग टू द डिमांड्स ऑफ वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, उनकी भी नीड इंडिया ने रेस्पॉन्सिबली फुलफिल की, शोकेसिंग द सुपर पावर स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ये दोनों जरूर लिखना, एटलीस्ट एक जरूर लिखना, इतने नहीं लिख सकते। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे, जो हमने ये डिले देखा है, क्या जानबूझ के रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है क्या सिस्टम में?
नहीं, इलीट में एग्जांपल मत लो, इसीलिए मैंने वर्ड इलीट बोला, किसी का नाम लेती दिक्कत हो जाएगी यार इधर। अब अंबानी अडानी लिखा नहीं जा सकता, वो समझा जा सकता है बस, प्लीज डोंट डू दैट। सिस्टम कई बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एंटी गवर्नमेंट स्टैंड क्या होता है। अब ये बोल दो रेस्पॉन्सिव नहीं है, अब ऐसे लगता है कि सरकार किसी के लिए चल रही है, नहीं, रेस्पॉन्सिव है, लेट है। और उधर भी आप क्या लिखोगे, the system's late response many times is the result of the bureaucratic hurdles and procedures। समझ में आया कि कई बार इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, इतना बड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इंडिया में, अब वो टाइमली रिस्पॉन्स, कई बार गवर्नमेंट चाहती है फास्ट रेस्पॉन्ड करना, बट इट टेक्स टाइम in order to actually reach to that last part of the chain because of the very bureaucracies, जहां पे कई बार सेंटर स्टेट कोऑपरेशन नहीं हो पाती है, कई बार रिसोर्स स्कैर्सिटी आ जाती है, कई बार क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, और कई बार कोई और फैक्टर आ जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस पॉइंट? हाँ, ड्यू टू डेमोक्रेसी एज वेल, परफेक्ट पॉइंट त्रुशंकी, वेरी गुड। कई बार डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स आते हैं कि यार आपके पीछे आपके लॉस को हटा दिया जाता है, कैसे रिस्पॉन्स किया जाए? एवरीबडी क्लियर? You are not able to respond sometimes because of the very procedural hurdles, as the services which India needs to provide is not like Sweden and Iceland, जहां पे एक शायद आंध्र प्रदेश से भी कम पॉपुलेशन होगी। इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन को कई ना कई बार लॉजिकल है कि हर बार इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं हो सकता है। अब हुआ एंटी गवर्नमेंट कहीं पे भी स्टैंड, देखो ये मतलब नहीं है कि सरकार जानबूझ के रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, प्रॉब्लम्स आती है रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर। बिकॉज इमेजिन करो, अगर जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे अगर सर्विस देनी है, तो क्या पॉसिबल है तुरंत सबको सर्विस मिल जाए? कोविड वैक्सीन हमने बनाई, उसमें डिले हुआ यार, लेकिन हमको यह समझना है क्योंकि हमारे पास शायद एक डेवलपिंग कंट्रीज होने के कारण कुछ एक लिमिटेशंस है रिस्पॉन्स के। तो प्लीज मेक श्योर कि हाउ यू नीड टू पुट दिस अप। आई होप आपने एग्जैक्टली हूबहू इसी तरीके से शायद रफ में फिलहाल लिख लिया है। तो हमने बहुत बारीकी से देखा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिवनेस है, गुड गवर्नेंस है, इंडिया में है, कम लेवल पे है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं रिस्पॉन्सिबल है, कुछ कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्स डेफिसिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। चाहे हम आत्मनिर्भर भारत देख लें, चाहे हम वोकल फॉर लोकल देख लें, कहीं कोई और एस्पेक्ट देख लें, हर जगह हम डेवलप कर रहे हैं, देयरफॉर इन ऑर्डर टू एनहांस द रिस्पॉन्सिव रेट ऑफ द पीपल देयर। आई होप के point is clear enough to all of you. Coming to the third characteristics, consensus based। अब ये पॉइंट ऐसा है, इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन आएगा। नेगेटिव इन द सेंस हम एंटी गवर्नमेंट नहीं होंगे, हम बताएंगे कि इसको थोड़ा सा वायलेशन दिखाई दे रहा है आज। कंसेंसस बेस्ड का मतलब होता है एनी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, द गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट वेयर देयर एग्जिस्ट कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस। दैट मींस द एक्शंस, द पॉलिसीज आर लार्जली मेड by developing consensus, not by enforcing the policies without developing consensus। कि कोई भी पॉलिसी जब आप बनाओगे, कोई भी चेंज जब गवर्नेंस में लाओगे, उधर कॉन्सेंसस के तरीके से उसे अडॉप्ट या इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है आप किसी पे थोप देते हो पूरी की पूरी पॉलिसी। अब ये वर्ल्ड बैंक बोलता है हर गुड गवर्नेंस के अंदर गवर्नेंस हमेशा कॉन्सेंसस बेस्ड होना चाहिए। है इंडिया में कॉन्सेंसस बेस्ड? वेरी गुड पूजा। एक वायलेशन अगर हम देखें तो फार्म लॉ का ही एग्जांपल ले लो, लेकिन पहले मुझे पॉजिटिव बताओ। यस, इंडियन गवर्नेंस इज कॉन्सेंसस ड्रिवन गवर्नेंस। पॉजिटिव, नेगेटिव मुझे पता है तुम लोग के पास इधर ज्यादा मिल जाएंगे। कॉन्सेंसस के सपोर्ट में कोई फैक्चुअल पार्ट जो कहानी नहीं है, एग्जैक्टली हमारी पॉलिसी मेजर है। नहीं यूसीसी मत लिखना, अभी तक कोई कॉन्सेंसस ऐसा नहीं चल रहा है, एक डिबेट चल रही है। जिस दिन आ जाए उस दिन अगर कॉन्सेंसस से है तब देखा जाएगा। एनिमल एक्सपोर्ट बिल, ओके यस, द लेटेस्ट वन जो है, अगर एक्ट बनता है, नहीं भी बनता तो बिल है तो कॉन्सेंसस से आ रही है। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जो देखो आपके एग्जांपल आपको वैसे चूज करने हैं जो सटीकता से आपका पॉइंट मेक होम करे। यस क्लियर, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको, जीएसटी काउंसिल। आपने क्या हुआ, कॉन्सेंसस आते ही कई बार हम ये समझ लेते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन में होगी लोगों का, सिटीजंस का। कॉन्सेंसस क्या है, जब पार्लियामेंट के अंदर या सेंट्रल स्टेट के अंदर कोई पॉलिसी बन रही है, सबका योगदान होना चाहिए, सबके व्यू पॉइंट कंसीडर होने चाहिए। द वेरी जीएसटी काउंसिल प्रेजेंट इन द कंट्री is the most best, the best example of consensus based governance, where the center and state largely determine the various rates of GST here। स्टेट के भी मत समझे गए, सेंटर के भी मत समझे गए, दोनों ने एक मिडिल पाथ चूज किया जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इज इट नॉट अ कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस? क्या एग्जांपल है यार, लॉ कमीशंस, लॉ कमीशन क्या कंसेंसस है? लॉ कमीशन के मेंबर होते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं, कंसेंसस क्या है इसमें? एक सटीक रिकमेंडेशन नहीं बोल रहे हैं हम, एक पॉलिसी मेजर बोल रहे हैं इधर। हाँ, अगर बोलना है तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, कंसेंसस बेस्ड, परफेक्ट एग्जांपल। अगर लिखना है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, किस तरीके से बहस हुई, डिबेट्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर जाके हमारे लॉज बने। मैंने एक स्टडी आईक्यू पे एक आर्टिकल बनाया है, एक वीडियो बनाया था, थोड़ा समय हो गया, 3 या 4-5 महीने हो गए होंगे, यूसीसी के ऊपर एक वीडियो बनाया है। 5 महीने पहले जो रिकॉर्ड किया था, आज जाके देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी यूसीसी पे। स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें यूसीसी के ऊपर वीडियो है, जहां पे मैंने सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कस की है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, मुस्लिम लॉ बोर्ड का क्या ओपिनियन है, सबके ओपिनियन मैंने उधर रखे हैं। आप देखोगे तो एटलीस्ट वो डेटा काम आ जाएगा आपका। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आगे आपको लिखना, यू कैन पुट एनी अदर एग्जांपल एज दैट। इन इंडिया वी डू सी कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस एज वी सी, कि जीएसटी काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ इट। अब एक ही वायलेशन की तरह बता देता हूं, नहीं तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत फैल जाएंगे।
In India, we do not have a consensus-based governance. One clear reflection of this. Example कैसे होने चाहिए ऐसे? तुम लोग बिल नीति आयोग किसी ने लिखा है 10 बार लिख दिया है। इसके बारे में सुना है कभी? Money bill. This is how you write the examples. In contemporary time, जो सबसे बड़ा वायलेशन है गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो इंडिया की गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनने से रोक रहा है शायद उस लेवल पे, वो है consensus का वायलेशन. As today, the system is not run on the basis of consensus, which is clearly reflected. Many of the bills in the Lok Sabha are passed as by coloring them as money bill, which reduces the scrutiny of Rajya Sabha and the opposition. कि कई बार राज्यसभा की ही स्क्रूटनी बाहर आ गई क्योंकि आपने आधार बिल को मनी बिल में पास कर दिया. इस तरीके से फाइनेंस कैटेगरी में डाल देते हो कि आर्टिकल 110 की कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे इस बिल को पास करा के ले जाते हो. कंसेंसस कहां है? बिकॉज़ अगर कंसेंसस है यहां पे तो डेफिनेटली पहले तो हाउस के अंदर कंसेंसस नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ कंसेंसस बिटवीन द लार्जर अदर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस प्रेजेंट एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. द बिल मनी बिल हैज बीन मोस्ट अब्यूज्ड aspect in the recent time, as we clearly see many of the bills generally are passed as money bill under Article 110 of the Constitution, clearly indicating that the violation of consensus is strongly present in the society today. Consensus नहीं दिखाई दे रहा है. Article 356 को आप जब implement करते हो state emergency, consensus नहीं दिखाई देता है वहाँ पे. Recent time से हम देख रहे हैं. Ordinance वाला भी लिख सकते हो Article 123. एक लिखना है. इतने एग्जाम्पल नहीं क्योंकि आधा 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे. यहाँ तक पॉइंट सबका क्लियर है. और जस्ट बोलने के लिए एक बात बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये लिखना नहीं है. बिकॉज वो फ्लेवर चाहिए नहीं हमें यहाँ पे. In contemporary time, the Indian governance system is not run on the basis of consensus. It is more run on the notion of मन की बात. हो ये रहा है कि जब कभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है तो ये नहीं है यूपीए रूल कर रही है, एनडीए रूल कर रही है, इंदिरा गांधी रूल कर रही है, जवाहरलाल नेहरू रूल कर रही है. टेंडेंसी आ जाती है कि शायद मेजॉरिटी होने के कारण पॉलिसीज बिना कंसेंसस के पास कर दी जाती है. एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम नॉट फॉर द गवर्नमेंट बट ओवरऑल जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे. इसके बाहर जाए तो वर्ल्ड बैंक ने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला ट्रांसपेरेंसी. अब मैं छोटा सा काम लेता हूं, लेट्स सी 30 सेकंड्स देता हूं. कैन एनीबडी डिफाइन ट्रांसपेरेंसी? आपको रियलाइज होगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने में. व्हाट इज द मीनिंग? अब देखो सागर क्या बोल रहे हैं मुझे, पर सर इतना ओपन माइंड तो शायद एग्जामिनर का भी नहीं होगा. ये क्या था यार, कटाक्ष था या कॉम्प्लीमेंट था समझ में नहीं आया. बट एक चीज याद रखना सागर, आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है, वो एग्जामिनर जो है ना कितने समय से अपनी मास्टर डिग्री बैठ के यूपीएससी का पेपर करेक्ट कर रहा है. अंडर एस्टिमेट मत करना उस एग्जामिनर को. ये आपकी जो कर रहे हैं वो गलती होगी एक. यार एग्जामिनर को भी तुम अंडर एस्टिमेट कर देते हो. मेरा जैसा छोटा सा आदमी अगर इतना ओपन माइंड रख सकता है, उस आदमी का कितना बड़ा ओपन माइंड होगा जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा होगा, वो पढ़ा चुका होगा वो. गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज को कि आपको अपना माइंड ओपन रखना है, क्योंकि भगवान करे एग्जामिनर का इतना माइंड ओपन नहीं हो, आपका इंप्रेशन ज्यादा बेटर हो जाएगा. एट द एंड एग्जामिनर को इंप्रेस करना है यार. और इंप्रेस कभी रिडेंडेंसी से नहीं होती है कि लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा काम. तो मेक श्योर कि थोड़ा सा ओपन तो रखना पड़ेगा. अब इस पे आ जा रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी पे. हाँ, सबका साथ सबका विकास. अरे ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंसी इज दैट व्हिच फैसिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड डेटा ऑफ दैट इज ओपन टू ऑल. अच्छा, अब मैं डिफाइन करता हूं जो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी ट्रांसपेरेंसी की, और ये लिख के रखना. कई बार अरे यार ट्रांसपेरेंट तो समझ में आ गया, ओपननेस, लेकिन डिफाइन ऐसे करोगे क्या ओपननेस? आई मीन शायद ये राइट तरीका तो नहीं होगा. अकाउंटेबिलिटी एक अलग चीज है, आगे देखेंगे अकाउंटेबिलिटी भी. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू वेयर गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड लॉस. व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी. आई विल रिपीट, ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू वेयर गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉस. फॉर्मल रूल्स एंड लॉस के अनुसार जब गवर्नेंस हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है. अब ये बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है. इधर अजम्पशन जो लिया गया है वो ये कि अगर कोई भी एक्शन आप रूल के अनुसार नहीं ले रहे हो तो कभी भी आप उसे दिखाने के लिए ओपन नहीं रखोगे, राइट? अंडर द टेबल जो चीजें करते हो वो लॉ के हिसाब से नहीं है, वो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है. और अगर कोई लेटर लिखा हुआ है लॉ का, भैया ऐसा ऐसा है, ये चीज करनी है, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो आपको छुपाने का कोई रीजन ही नहीं है. समझ में आया मैंने क्यों बोला इतनी ब्रॉड है ये डेफिनेशन? ये अज्यूम करती है अगर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन पे हो रहा है तो लोग उसे हमेशा ओपन लग के छोड़ देंगे. देखो हमने तो इसके हिसाब से किया है भाई, मैंने क्या किया इसमें. लेकिन अगर आप इस रिटन रूल्स को वायलेट कर रहे हो तो कभी भी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हो आप, बिकॉज यहां पे शायद कुछ गड़बड़ी दिखाई दे सकती है. और लिंकन पटेल, उड़ीसा का 5T मॉडल. अच्छा तुम लोग मुझे टेस्ट कर रहे हो क्या यार? हाँ कोई बात नहीं है. 5T मॉडल उड़ीसा का क्या है? लिंकन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लिमिट, टीम वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन. और आई एप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छे से यूज किया उसे. क्यों? ये मैंने द हिंदू से निकाला था. लिंकन द हिंदू के अंदर सेकंड पेज पे आया था, और आपको बताऊंगा आगे. मैंने उड़ीसा का 5T मॉडल भी एक्सप्लेन करने की सोची है इफ द टाइम परमिट्स.
कि उड़ीसा ने किस तरीके से 5T को अप्लाई किया। अभी वेट करो, आगे बताएंगे। गुड गवर्नेंस एक फीचर ट्रांसपेरेंट। वर्ल्ड बैंक बोलता है भैया ट्रांसपेरेंट हो, गुड गवर्नेंस है। इंडिया ट्रांसपेरेंट है क्या? ये एग्जांपल तो तुम्हें पता ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी प्रूवन। आरटीआई के लिए ओपन है भैया गवर्नमेंट हमारी, आप आरटीआई डालो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है, आज के टाइम में ई गवर्नेंस चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑट सिस्टम को ओपन कर देता है। क्या फाइन है, क्या एस्पेक्ट है, क्या चीजें हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। आज मोटर व्हीकल एक्ट देखो, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज के अंदर हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जैसे ही आपने सिग्नल या फिर किसी रूल का उल्लंघन किया, सीधा फोटो खींच के आपके रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज आ जाता है फोटो के साथ कि देखो भैया इस टाइम पे इस सिग्नल पे आपने ये वायलेशन किया, ये फाइन है, ये पे कर दो या फिर केस लोक अदालत में जाएगा, सॉरी कोर्ट में जाएगा। होता है ना? What is we are seeing with the rise of electronic governance? We see with the rise of electronic governance, the system has become much more transparent, clearly showcasing that yes, the Indian governance remains absolutely transparent. These two are the living apostles of transparency in India. Can I say that? कि transparency proof करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब क्या सच में सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? Do you really think that the Indian governance system is transparent? थोड़ा जल्दी करो, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत टाइम लग रहा है। यूपीएससी के प्रोसीजर, अमित एकदम राइट, यूपीएससी इज द लीस्ट ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जाना ही क्यों है उस गली जब तुम्हें करंट में इतना बढ़िया एग्जांपल मिल रहा है? परफेक्ट संजीवनी कॉलेजियम सिस्टम याद है जो इतनी बार न्यूज में रहा अभी रिसेंटली? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर किस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, द कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट ओपन टू इवन आरटीआई। आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते हो। एक एग्जांपल लिखना, पहली चीज बिना कंट्रोवर्सी से प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द वायलेशंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर आल्सो इक्वली प्रोनाउंस्ड व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट द हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कैन आई से दैट? कॉलेजियम सिस्टम पहला एग्जांपल होता है इधर प्रूव करने के लिए कि नहीं है ट्रांसपेरेंसी। प्रिवेंटिव डिटेंशन मत करो, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जगह यूज करना तो ये करो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। आगे जाके इसकी भी डिटेल डिस्कस करेंगे इफ पॉसिबल। ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सीक्रेसी पे चल रही है हमारी समाज में गवर्नेंस, जहां पे आज भी 100 साल के बाद भी, एग्जैक्टली 100 इयर्स के बाद भी ये एक्ट है इंडिया में क्लियरली, और नाम ही है सीक्रेसी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्लियरली शोकेसेस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम प्रेजेंट बिटवीन द ट्रांसपेरेंसी। बट अब जो लाइन बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, एग्जैक्टली लिख लेना वो, ताकि दोनों तरफ के मत एक पॉइंट पे समराइज हो जाए। इन इंडिया देयर एग्जिस्ट ट्रांसपेरेंसी, आई विल रिपीट, इन इंडिया, लिख लेना गाइस, इन इंडिया देयर एग्जिस्ट ट्रांसपेरेंसी, but the Indian governance is, underline करना आप, but the Indian governance is transparent by compulsion, not transparent by choice. Choice से ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हम, जब थोपा जाता है ट्रांसपेरेंसी, जब ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं हम। कौन समझ में आया? अरे कॉलेजियम गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता तो क्या हुआ? हम तो गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नेंस को गवर्नमेंट में लेके चले गए क्या आप? गवर्नेंस जहां पे जुडिशियल भी आता है, इलेक्शंस भी आते हैं, पार्लियामेंट भी आते हैं, हर गवर्नेंस। याद, ये अंडरलाइन से लिखना, We are transparent by compulsion, not by choice. Choice से हम कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते। जब लगा दिया जाता है लॉ तब हम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, देख लो। प्रूव कैसे करेंगे सर? प्रूव तो करना पड़ेगा। अच्छा रिपीट करूं, मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस, प्लीज लिख लिया करो जब बोलता हूं। इंडियन गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट certainly, but the transparency in India is due to compulsion and is not due to choice. पीएम केयर फंड, परफेक्ट एग्जांपल दीपक, ये भी लिख सकते थे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में, ये लिखे जाने वाला एग्जांपल है केयर्स फंड जो है। अब लिख लिया स्टेटमेंट गाइस, समझ में आ गया ये स्टेटमेंट? ये लाइन अपने आप में एग्जामिनर के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई, अरे यार ये तो एकदम सही बोला। कोई कंट्रोवर्सी हुई क्या? एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लिया? डिड वी टेक एनी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड? जितने पॉइंट तुम्हें बताए हैं सबके नेगेटिव बताते चल रहा हूं मैं साथ में, लेकिन फैक्ट पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, लॉ पे है। एवरीथिंग इज नॉट एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि वी आर लार्जली हाईलाइटिंग द वीकनेस, वी आर नॉट बिकमिंग एंटी गवर्नमेंट हियर। अब एक चीज सर लिख तो दिया, प्रूव कैसे करेंगे? वी आर ट्रांसपेरेंट बाय कंपल्शन, ये कैसे प्रूव करोगे? Just making a point is not sufficient. You would have to justify the point which you make in your exam. Justify करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। जो पॉइंट आपने लिखा है, आरटीआई जब पढ़ाऊंगा ये लिखना इधर, लेकिन आरटीआई को मैं पूरे सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा, हर एक सेक्शन याद होनी चाहिए। 2-3 इंपॉर्टेंट है, बट बाकी सब भी याद हो जाएंगे। तुम्हें लगता है ना सेक्शन याद नहीं होते, तरीका होता पढ़ाने का। सेक्शन 4 जब आरटीआई का देखते हो, कुछ पार्ट सेक्शन 6 जब आरटीआई का देखते हो, तो आप एक चीज नोट करते हो कि क्लियरली मेंशन्ड है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। ये पॉइंट इधर लिखना है, जो स्टेटमेंट को प्रूव करना उसे। आरटीआई के अंदर हम देखते हैं एक प्रोविजन डाली हुई है एक्ट में, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर? द मीनिंग हियर इन द ऑफिशियल एक्ट इज द गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर एन आरटीआई एप्लीकेशन, दे शुड देमसेल्फ प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। आरटीआई की वेट मत करो, तुम खुद अपने आप में प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करो भाई। आरटीआई आएगी तभी डिस्क्लोज करना, नहीं। एक्ट में प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी एक्ट है, पार्लियामेंट ने बनाया है, मतलब सबको करना चाहिए था ये पोजीशन फॉलो, हाँ या ना? एज पर द प्रोविजन everybody should have become proactive disclosures. They should have disclosed their information without waiting for an RTA as per the law. If we go by the letters of law, क्या हुआ? RTA एक्ट कौन से साल में आया?
2013 क्या यार, 2005 6, आज कितने साल हो गए, लगभग 18 से 20। 3 स्टेट ने सिर्फ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की प्रोविजन डाली है। कौन कौन? महाराष्ट्र, राजस्थान, ये स्टेट मान के चल रहा हूं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है वैसे। आउट ऑफ जितने स्टेट है, जिस 3 स्टेट ने इस सेक्शन को फॉलो किया है बाय प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, बाकी किसी ने नहीं किया। 18 साल में कहां चला गया वो चॉइस फिर, जहां पे तुमने स्टैट्यूटरी लॉ का भी वायलेशन कर दिया इधर। द वेरी गवर्नमेंट सिस्टम, very RTI which is considered as a postulate of transparency in Indian governance system, the very provision of RTI is not followed with the letter and spirit, as the act had a provision for proactive disclosure, but only 3 states in the past 20 years approximately have adhered to this provision. Most of them has violated this, clearly proving we are compulsory transparent, not transparent by choice. समझ में आ गया कि हमारे पास फैक्ट भी है हमारे पॉइंट को प्रूव करने के लिए। देख लो इधर हो रहा है। इज द पॉइंट क्लियर? अरे इलेक्टोरल फंड्स आल्सो लिख लो यार, आरपी एक्ट में इलेक्टोरल फंड्स भी लिख लो। इलेक्टोरल फंड्स का ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जा रहा है आज, बट यस उसके भी हाथ पांव नहीं पता चल रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ रहे हैं, नाम पता नहीं है, और अनलिमिटेड डोनेशन दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, चीजें हैं। बट अगेन मैंने ये 2 एग्जांपल यूज किया है, यू कैन यूज द इलेक्टोरल फंड्स इफ यू वांट। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया, एफिशिएंट, आई डोंट थिंक ज्यादा इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत है कि सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए, जहां पे लोगों को बेनिफिट्स तो दोगे बट एट द सेम टाइम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सरकार लॉस खा के कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगी वो। अगर सिस्टम एफिशिएंट है तो सिस्टम गुड गवर्नेंस होगा। ये 3E मॉडल में भी हमने देखा है, आज एफिशिएंसी वर्ल्ड बैंक भी मानती है जरूरी है अगर किसी को गुड गवर्नेंस पे चलना है तो। अब क्या इंडियन सिस्टम एफिशिएंट है? आर वी एफिशिएंट? इसका बेस्ट एग्जांपल एक है, चाहे इसमें कोई सा भी एग्जांपल लिख लो। ई गवर्नेंस बहुत अच्छा एग्जांपल है, मोबाइल गवर्नेंस बहुत अच्छा एग्जांपल है, चाहे वो यूपीआई ले लो, चाहे वो भीम यूपीआई ले लो, चाहे वो कोई भी एक इंटरनेट बैंकिंग या फिर टेक्नोलॉजीज की यूज से हम देखते हैं सिस्टम में ज्यादा एफिशिएंसी आ गई है। हमें इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब मुझे एक्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, अगर कोई दिल्ली से है या कहीं पढ़ा है तो याद रहेगा, मुझे नंबर कंफ्यूज हो रहा है, जो याद है वो लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 1072 हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के अंदर, सुना है इसके बारे में? या डीबीटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, यू कैन राइट दैट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कोई भी ई गवर्नेंस का एग्जांपल लिख दो यार, डीबीटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ई गवर्नेंस, सिंपल एज दैट। अब जो माना है वो लिख दो इधर। 1072 हेल्पलाइन के बारे में सुना, 1092 है क्या, याद नहीं आ रही है मुझे कौन सा नंबर है, बट मैं आपको बताता हूं होता क्या इस हेल्पलाइन के अंदर। कई वीडियोस भी वायरल हुए थे इसके ऊपर, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी सॉरी एफिशिएंसी, कि सिस्टम कितना एफिशिएंट हो रहा है आज। दिल्ली गवर्नेंस ने एक टेलीफोन हेल्पलाइन निकाली 1072 या व्हाटएवर मे बी द नंबर, आप बताना कौन सा, मैं नंबर बता सर्विस बता दे रहा हूं, कि अगर आपको कोई दिल्ली गवर्नमेंट से सर्विस लेनी है, कई बार कंफ्यूजन क्या होता है दोस्त, कि कहां पे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ में नहीं आता है। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करो, उधर से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो भी कॉल सेंटर के रिस्पेक्टिव पर्सन है वो उठाएंगे, और आप पूछोगे कि साहब मुझे ये पर्टिकुलरली मान लो कुछ म्युनिसिपल एक ट्रेड लाइसेंस लेना है, अच्छा साहब ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, दे टेल यू व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू रिक्वायर। आप फिर बोलते हो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट्स रियली गुड। वो बोलता है वेट सर जस्ट अ सेकंड, मैं कब आऊं डॉक्यूमेंट लेने? आप शॉक में आ जाते हो, अरे कब आऊं मतलब क्या मुझे आके देना पड़ेगा ना? बोला नहीं नहीं सर, ये सर्विस हम आपको होम डिलीवर करेंगे, अब मैं आपके घर से पिकअप करूंगा डॉक्यूमेंट्स। आप खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर बोलते अरे सर लेकिन दिक्कत है, मैं ही आ जाऊंगा, कंफ्यूजन है बिकॉज प्रॉब्लम है। बोला सर क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर मैं सिर्फ संडे को फ्री रहता हूँ और संडे को ऑफिस बंद रहती है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संडे को आ जाऊंगा। अब और शॉक में, माय गॉड ये क्या है यार, मतलब सर आप कंफर्म हो ना कि आप आके डॉक्यूमेंट संडे को लेके जाओगे? बोला हाँ सर मैं लेके चले जाऊंगा यहाँ से। वो घर आता है, डॉक्यूमेंटेशन जो चीजें लेके जाता है, एक्नॉलेजमेंट देके जाता है, और आपकी एप्लीकेशन या जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है। इज दिस नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज? अब वो हेल्पलाइन मुझे याद नहीं आ रही है 1072 थी या क्या थी, बट 7 समथिंग थी वो नंबर, 1076 है क्या? अच्छा ठीक है, मतलब वो देख लेना यार, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, एसेंस समझ में आ गया ना। ये एग्जांपल लिख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस टुडे वी सी द सिस्टम हैज बिकम हाईली एफिशिएंट, वेयर द सिस्टम अर्लियर सॉ extreme form of leakages. Today we see the system is much more efficient in comparison to previous time. Obviously हम अमेरिका जितने शायद efficient नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से efficiency बढ़ी है, उसको नकारा नहीं जा सकता सिस्टम में। अब आते हैं काउंटर पॉइंट में, सच में efficient है सिस्टम? हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड, नैनो यूरिया, एनएम, सब एग्जांपल आ सकते हैं गाइस, अच्छे से लिखना यहाँ पे, बहुत अच्छे एग्जांपल एंड गुड आपने सोचा ये चीज, ये लिख सकते हो इधर। अगर सिस्टम इतना efficient है तो इतने इतने फैक्ट आया, 35% फूड वेस्टेज हो रहा है इंडिया में, रॉट कर जाता है फूड, क्या ये एफिशिएंसी का एग्जांपल है? अगर सिस्टम इतना एफिशिएंट है तो घोस्ट बेनिफिशियरीज कैसे आगे मनरेगा के अंदर, कि जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं उनके बेसिस पे भी आज तनख्वाह या वेजेस उठाई जा रही है मनरेगा में। व्हाट वी ऑफन सी इज वी डू हैव एफिशिएंसी बट इनएफिशिएंसी कोएग्जिस्ट विद एफिशिएंसी, बिकॉज ध्यान से सुनना ये लाइन, एफिशिएंसी इज ओनली एग्जिस्टिंग इन दोज स्फेयर्स एट द बेस्ट where there is electronic governance, and wherever the electronic governance is lacking, inefficiency dominates over efficiency. समझ में आ गया कैसे लिखना?
गाइस क्लियर कि जहां जहां ई गवर्नेंस है, एफिशिएंसी सीरियसली बड़ी तो है भाई, लेकिन हर जगह हम ई गवर्नेंस को नहीं ला पाए अभी तक। उधर एफिशिएंसी कम हुई है, इनफैक्ट शायद इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक नहीं दिखाई देता है। द वेरी गुड एग्जांपल इज द वेरी 35% ऑफ नियर अबाउट फूड इन इंडिया is rotten and wastage when at least a good number of people are going hungry to their bed and multiple number of crores of people are becoming victim of inflations. एक और एफिशिएंसी का एग्जांपल बता रहा हूं, लिखना, ये कई बार लिखते नहीं हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई, ये भी लिखना इधर। और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आज हम इन्फ्लेशन मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि एक रेंज के अंदर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखना कि जहां जहां वो जो गवर्नेंस अभी तक ई में नहीं कन्वर्ट हुआ वहां पे प्रॉब्लम है। द वेरी गुड एग्जांपल हियर कुड बी द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द लॉस मेकिंग पीएसयूज व्हिच आर शोइंग दैट वी आर नॉट बिकमिंग एफिशिएंट। और इनफैक्ट और बड़ा एग्जांपल दूं तो ध्यान से समझना, ये लाइन साइड में लिख के रखना, पेपर 3 में ज्यादा काम आएगी। द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं ध्यान से समझना पूरा। इंडिया हैज गॉट वास्ट स्पैन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, but the per hectare productivity of land is still lesser when compared to even developing countries like China and others due to lack of mechanization of agriculture। हमारी खुद की लैंड की प्रोडक्टिविटी भी एफिशिएंट नहीं है, जितना आना चाहिए उससे कई परसेंटेज नीचे आ रहा है पर हेक्टर से। अब ध्यान से सुनना ये लाइन, वरुण गांधी एक बीजेपी से एमपी है, बट उनकी पॉलिटिक्स अगर मैं साइड में रखूं तो उन्होंने किताब लिखी थी रूरल मैनिफेस्टो, जिसका साइज इतना बड़ा है। कभी टाइम मिला था तो पढ़ी थी कुछ एस्पेक्ट्स इसके, उसमें एक लाइन ली हुई थी, उधर से नोट करके बता रहा हूं, नोट कर लेना इस लाइन को। Mechanization of Indian agriculture in India at the best can be referred as, no, ऐसे नहीं, in India mechanization of agriculture has not happened. At the best what has happened is tractorization of agriculture. What a phenomenal line. In India mechanization of agriculture has not happened. What has happened at the best is tractorization of agriculture. As in India mechanization is narrowly equated to use of tractors. इंडिया में हम मैकेनाइजेशन को सिर्फ ट्रैक्टर के रूप में समझते हैं, ट्रैक्टर्स आ गए तो मैकेनाइजेशन हो गई। ऐसी छोटी छोटी लाइन जब आपको सोर्सेस से पढ़ते हो और आप लिख के रख लो ना, तो आगे जाके यूज होने लगती है चीजों में। और साइड में एक हेडिंग डाल लेना प्लीज कि इसे एग्रीकल्चर में जरूर याद करना, आपको काम आएगा पेपर 3 में। ये लाइन अपने आप में 1 मार्क एक्स्ट्रा दिलाने की कैपेसिटी रखती है। क्या पता आपका लक अच्छा है, इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ट्रैक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं कैसे आए, पॉसिबिलिटी है। इससे आगे जाए The sixth characteristic, I know ज्यादा characteristics है इसलिए कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट सारे जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहे रिलेशनशिप। बस वर्ल्ड बैंक बोलता है अगर सिस्टम अकाउंटेबल है तो गुड गवर्नेंस है। अब अकाउंटेबल कौन सा सिस्टम है? वर्ल्ड बैंक बोलता है 2 तरीके की अकाउंटेबिलिटी, एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, लोगों के अंदर, लोगों के लिए लोगों को भी अकाउंटेबल है सिस्टम, और एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की चलती है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीसी को अकाउंटेबल होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। तो दोनों लेवल की अकाउंटेबिलिटी अगर होती है और सिस्टम जब अकाउंटेबल होता है तो क्वाइट ऑब्वियस, आपको पता है सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड बैंक मानता है अगर गवर्नेंस अकाउंटेबल है तो सिस्टम सिटीजन सेंट्रिक है। अब इंडिया में देख लेते हैं क्या अकाउंटेबिलिटी है सिस्टम में। एज फार एज द पीपल्स अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न्ड, इंडिया में हमेशा रेगुलर और फेयर रहे इलेक्शन। अब वो ईवीएम्स के ऊपर नीचे की बात है, बट अभी तक कुछ कॉन्क्रीटली प्रूवन नहीं है कुछ, तो हम इसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। अगर हम इंडिया का सिर्फ इंडिपेंडेंस देखें तो सिर्फ इमरजेंसी वाला टाइम छोड़ दें तो इंडिया में कंटिन्यूअस फेयर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो पीपल की तरफ अकाउंटेबिलिटी दिखाई देती है बिकॉज पीपल आर हैविंग कैपेसिटी टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर मैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी की हो, सिविल सर्विसेज की हो, दोनों की अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स वेल फॉर्मुलेटेड है। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी के लिए हम देखें डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इंक्वायरीज, कमिटीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट सब चीजें हैं। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी देखें तो हम क्लियरली देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जैसे एक्ट बनाए हुए हैं जो इनको अकाउंटेबल बना के रखते हैं, दैट दे डू नॉट मिसयूज द लॉ फॉर व्हिच दे आर लार्जली बिकमिंग फॉर व्हिच दे द लॉज व्हिच दे देमसेल्व्स फ्रेम। इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो ये यूज कर लेना यहां पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एमसीसी। इलेक्शन के टाइम में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है ताकि ये अकाउंटेबल रहे, अपनी मन मर्जी से उस टाइम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं चलाए चीजें। तो इसी एज फार एज अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न्ड दोनों लेवल पे बहुत क्लियर कट लॉज ऑब्लिगेशंस है ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो थियरी के अंदर हम प्योर तरीके से अकाउंटेबल है माना जा सकता है, थियरी में 100% अकाउंटेबल है हम, कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉन अकाउंटेबिलिटी का। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में क्या हो रहा है, जब ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात आती है तो हम क्या दिख रहे हैं, accountability is one of the most violated principle
of out of all these principles in the Indian society since the time of its inception. कैसे प्रूव करेंगे सर? बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में किया है हमने यहाँ पे, दिखाई देता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो बोला उसे फैक्ट से प्रूव भी किया, which is clearly reflected in that in almost all the political parties there are present representatives who are having criminal backgrounds। हर पॉलिटिकल पार्टी का बेनाम मत लिख देना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, इधर सिर्फ इतना लिखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और ये सेफ साइड इसलिए है, IIPA ने भी ये बोला है, सेकंड ARC ने भी बोला है, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे माली मत कमेटी आई थी उसने भी बोला है, PC होता कमेटी ने भी बोला है, कोई डरने की बात ही नहीं है। देयर आर मेनी कमिटीज एंड कमीशंस जो क्लियरली बताता है कि इंडिया में एक और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक 90s या 2000 के आसपास का डॉक्यूमेंट होगा। इस कमेटी ने भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बोला है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोला है कि कैसे ये एक ऐसा डिजीज है इंडियन पॉलिटिक्स में जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है और किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को भी नेगेट करता है। कितने नेता ऐसे हैं जो अल्टीमेटली पनिश किए गए बिकॉज ऑफ सर्टेन चार्जेस। जो ज्यादा से ज्यादा पनिश किया गया ना, देखोगे वो है करप्शन के मामले में। क्यों? जब पावर गया तो अंदर डाल दिया। हुआ है ना इंडिया में। कितने ऐसे जुडिशियल जजेस हैं जिनके ऊपर क्लियर कट प्रूवन चार्जेस थे, लेकिन प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग जजेस इज सो स्ट्रिंजेंट कि कोई भी जज आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिमूव नहीं हुआ। जस्टिस दिनकरन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे चार्जेस प्रूवन थे, प्रूवन इन द सेंस क्लियर कट एविडेंसेस थे, लेकिन दोनों हाउसेस में पास नहीं हो पाया, मेजॉरिटी से नहीं हुआ रिमूव। मतलब हमारे पास एविडेंसेस भी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, फिर भी अकाउंटेबल नहीं है सिस्टम। फिर तो there is a failure of accountability which is leading to criminalization of politics is a clear reflection as advocated by almost every committee which the government of India has set up, indicates the घोरी violation of accountability in the Indian societies। is the point clear? तो अब एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। accountability mechanism exists in India, but the accountability only exists in theory, as in practice the governance is more violating the notion of accountability than adhering to the notions of accountability। और जो सुनने में अच्छा लगे वो बता दे रहा हूं। Indian governance system today we often see is run on the principles of चाचा विधायक हैं हमारे, ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे है। और जब सिस्टम इस तरीके से चलता है तो कई बार ये अकाउंटेबिलिटी विक्टिम बन जाती है, बिकॉज टुडे द पावरफुल पीपल कैन बाईपास द स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड वी आर नॉट सेइंग दिस, इट्स प्रैक्टिकली सीन इन द कंट्री एज वेल। इफ यू एंड आई इवन वायलेट 500 रुपीज लोन, बैंक वाले कॉलर पकड़ने आ जाएंगे। उन लोगों का क्या जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया बट नीट एंड क्लीन बाहर आ गए। अगर शाहरुख खान के बेटे की जगह मैं होता, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि प्रैक्टिकली क्या हो रही है कुछ चीजें, तो शायद मेरा पूरा जीवन would have been fighting in the cases, I wouldn't have even got the bail। एंड में कुछ भी प्रूफ हो या नहीं हो, लेकिन उस केस में कितने सटीक से फटाफट डिसीजन आ गया। तो हमारा सिस्टम बहुत एफिशिएंट है कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए सिस्टम बड़ा धीरे से चलता है। तो प्लीज मेक श्योर अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन थियरी, the mechanisms are present, but there is more violation of these mechanisms on the basis of personal interest, on the basis of coalition dharma, on the basis of one's political principles। ऐसे लिखना, no political parties should be mentioned when you give an example of criminalization। ये बात बोलो INC में ये है, BJP में ये है, लेफ्ट में ये है, आप में ये है, ये सब नहीं करना। वो ठीक है, पता है आपको बढ़िया है, नहीं पता है तो ज्यादा बढ़िया है। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, वर्ल्ड बैंक बोलता है इंक्लूसिव होना भी जरूरी है, तभी इक्विटेबल होगा। सिस्टम अगर सबको बराबर से ट्रीट करता है, ऑब्वियसली इक्वल सर्कमस्टेंसेस वाली बराबरी की बात कर रहे हैं। If the system is not excluding anybody and provides the services to all the people, then the system is inclusive, and that system is largely having citizen-centric governance. In India, we do see that Indian system has become more inclusive, as the very goal of 12th five-year plan was faster and inclusive growth। ये 12th five-year plan को कोट कर देना। 12th five-year plan का गोल ये रहा, और फिर भी नहीं याद आ रहा है। तो इंडियन सोसाइटी आपने मुझसे पढ़ी है, तो याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ट्राइबल पंचशील का। ट्राइबल पंचशील बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि कैसे हमने हर चीज को हर किसी का डेवलपमेंट करने की सोची। एंड ट्राइबल पंचशील इज सो डैम परफेक्ट एग्जांपल हियर कि वी आर इंक्लूसिव। और वो भी नहीं याद आता तो और बेहतर एग्जांपल देता हूं, सिर्फ इतना लिख देना, रिजर्वेशन भी एक इंक्लूजन का ही प्रतीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शंस। सिस्टम इंक्लूसिव नहीं है, दैट इंडियन गवर्नेंस के अंदर इंक्लूसिवनेस इज एट द बेस्ट इन आइडियोलॉजी, इन प्रैक्टिस वी ऑफन सी lack of accessibility, lack of affordability and lack of availability restricts the inclusiveness। कई बार लोग सर्विस एक्सेस नहीं कर पाते हैं,
कई बार सर्विस एक्सेस कर पा रहे हैं तो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कई बार सर्विस अवेलेबल ही नहीं होती है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द इंक्लूसिवनेस इज नॉट समथिंग विच इज क्लियरली प्रेजेंट। फिर एक इंडियन सोसाइटी से एग्जांपल दे देता हूं मैं। मैंने जब वुमेन एम्पावरमेंट आपको पढ़ाया था, मैंने ऑक्सफैम 2019 का एक कोट दिया था, याद है? ऑक्सफैम 2019, भूल गए इंडियन सोसाइटी, चलो कोई बात नहीं है। ऑक्सफैम रिपोर्ट थी 2019 की इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट, जहां पे उस रिपोर्ट की एक स्टेटमेंट थी, द फेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज जेंडर, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टीप जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस। ये तो लिखा जा सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस क्लियरली बताती है कि शायद अभी तक इंक्लूसिव है नहीं हम। इज द पॉइंट क्लियर? ऑल दीज फैक्टर्स अपने आप में एक क्वेश्चन बनते हैं, दिस वर्सेस दिस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अब एक पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्क्रीनशॉट में है, देख लेना। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली हम देखें, हमने स्टार्ट किया गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस किसे बोलते हैं? ऑक्सफैम रिपोर्ट करता हूं रिपीट, बट एक बार ये पॉइंट रिपीट समझ लो, किस गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बोलेंगे? क्या आप लिख सकते हो? आप जो गवर्नेंस पार्टिसिपेशन इंश्योर करे, रेस्पॉन्सिव हो, कंसेंसस बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट हो, अकाउंटेबल हो और इंक्लूसिव हो, वो सिस्टम क्या है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और अगर वो सिस्टम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है तो क्या मैं बोल सकता हूं वो गुड गवर्नेंस पे चल रहा है? तो अब अगर पूछा जाए कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या है, आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव कैपेसिटी टू राइट व्हाट इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, नॉट लाइक अ कहानी बट प्योरली लाइक एन आंसर फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर। कैन यू राइट एग्जाम्पल्स, तत्व, फैक्ट, एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट्स? आई होप सारी चीजें अब तो मिल गई होगी, एटलीस्ट पहले भी रही होगी, मैंने थोड़ा सा शायद उसको गार्निश कर दिया होगा। हमने देखा गुड गवर्नेंस इंडिया के अंदर है भी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, इश्यूज भी है। अब इंडिया को और बेहतर तरीके से इंडियन गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस कैसे बनाया जा सकता है? फिलहाल यहीं पे स्टिक करूंगा गाइस, आई एम टायर्ड। यहां से कल स्टार्ट करेंगे, 2.5 आवर्स की क्लास आज ली है, बट यस अगेन टुमारो। बट गाइस एक स्क्रीनशॉट लेके रखो इस चीज को, बाय चांस इफ द टीचर इज चेंज टुमारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक करके पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये ले लेना। सेकंड वन कि बता दे रहा हूं, बाय चांस उसका कंफ्यूजन आ जाए तुम्हें पढ़ने में, चैलेंजेस को टैकल करेंगे तो गुड गवर्नेंस आएगा। और ये चैलेंजेस को टैकल कैसे किया जा सकता है, मैंने दो तरीके बताए। कुछ रिकमेंडेशन आईएपीए की रिकमेंडेशन है, कुछ रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी की है, जिससे आप गुड गवर्नेंस बेटर कर सकते हो। कुछ रिकमेंडेशन मैंने केस स्टडी से उठाई है, जो न्यूज़पेपर से उठाई थी, वो लिख लेना, देख लेना। केस स्टडी मैंने दा हिंदू से उठाई है, जहां पे उड़ीसा मॉडल है। ये उड़ीसा मॉडल को मैं डिस्कस करूंगा कल कि क्या है उड़ीसा मॉडल, 5T मॉडल। आईएपीए की कुछ रिकमेंडेशन है गुड गवर्नेंस को बेटर कैसे किया जा सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। रिया मतलब रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, सीआ मतलब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है? सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है, ये वे फॉरवर्ड में लिखना कि सेकंड एआरसी ने बोला ये सब करके आप गुड गवर्नेंस ज्यादा बेटर कर सकते हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस फिलहाल लिखा नहीं है मैंने ये, बट दिस इज इट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ रियल नाइस गवर्नेंस।